जो आप सेक्स वर्कर को देख रहे हो, आप सिर्फ सेक्स वर्कर को देखते हो। मतलब मैं आज भी भारत में ये बात बोल रही हूँ सबको कि आप सिर्फ वर्क को देखते हो। आप ये नहीं देखते हो कि वो महिला उस वर्क के एक उम्र के बाद जब रिटायर होगी तो वो कैसे जिंदगी जिएगी। फिर क्या आप उसको जानेंगे? फिर क्या उसकी खोजबीन होगी? क्या उसके रिहेबिलिटेशन की बात किया जाएगा? नहीं। आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगी ना तो आप मेरे मुंह में उंगली डाल के बुलवाओगे। 8 साल का बच्चा जेल जा सकता है तो फिर आप क्या बदलाव कर सकते हो? किस दुनिया को बनाने की बात कर रहे हो? क्योंकि वो 8 साल का बच्चा 6 महीने बाद जब आएगा और फिर वापस स्कूल जाएगा और उसकी फ्रेंड सर्किल से बात होगी तो एक बच्चा बोलेगा मैं तो मम्मी पापा के साथ फलाने मंदिर गया था, कोई बोलेगा मैं पिकनिक मनाने गया था, तो बच्चा क्या बोलेगा मैं मम्मी के साथ जेल गया था। ये दुनिया की जितनी गालियां हैं जो महिलाओं से संबंधित आप एक दूसरे को देते हैं वो हमने अपने यहाँ पे मेडल की तरह लगा लिया। अब आप जो मुझे दोगे, जैसे आपके बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं उनको लग रहा होगा यार ये बहुत अपने आप को ये समझ रही है, वो भी जो मुझे शब्द देंगे वो ऑलरेडी पहले से टैग है। जो एक जिसको हमारा समाज वैश्या कहता है, वो एक माँ है, ये लोग नहीं जानते। वैश्या भी माँ होती है, होती नहीं है कि सेक्स वर्कर के बच्चों में सिर्फ लड़कियां ही है, ये कैसे कह सकते हैं आप? महिला है, बच्चा पैदा करेगी तो लड़के भी पैदा होंगे ना जी, तो लड़कों की तो कहीं जिक्र ही नहीं होती। लड़के क्या करते हैं ज्यादातर, जो जब लोग प्रोटेक्शन यूज नहीं करते जानबूझ के या फिर कुछ प्रेम मोहब्बत की बातें हो जाती है, कैसे होता है? मतलब एक होता है ना कि लोगों में अवेयरनेस हो कि नहीं हमको बच्चा नहीं पैदा करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी महिला चाहे वो शादी करके पहली बार जाए या सेक्स वर्कर में जाए, कौन महिला ये कहेगी कि वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती है? तो पुरुष कौन होगा? जो ग्राहक कोई है भी होगा, जो उसकी लायबिलिटी को उस समय उठाएगा वो उसका पुरुष होगा। लायबिलिटी उठाने का मतलब कि जो उसका दिनचर्या का खर्चा स्पेशल तौर पे खर्च करेगा। तो वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ग्राहक भी हो सकता है। ग्राहक भी हो सकता है। आप HIV एड्स की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो मैं आपको बताऊं कि भारत में अभी भी आंकड़ा उठा के देखेंगे तो आपको HIV का खतरा जितना सेक्स वर्कर कम्युनिटी से नहीं है उतना सिविल सोसाइटी में है। इस इलाके में महिलाएं एक ही बात कहती हैं कि बेटा एड्स ना लाइलाज है, वो तुरंत नहीं मारेगा, ज्यादा 20 महीना 20 साल 30 साल या 1 साल या 1.5 साल के बाद मेरी कंडीशन पे मारेगा, लेकिन भूख पहले मार दो। ताकि अगर एक सेक्स वर्कर महिला पुलिस ये चौकी है ना, चौकी पे आए अब बोले कि मेरे साथ रेप हो गया, पुलिस वाले उसका रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। क्या कहेंगे पता है? इलाके में एक लड़का हुआ करता था जी। और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से सिलेक्शन होकर उसका क्रिकेट में सिलेक्शन हुआ था। यहीं के स्कूल में उसका सिलेक्शन हुआ और वो लड़का को मौका मिलेगा खेलने के लिए, ऐसा था। वो लड़का आइडेंटिफिकेशन छुपाया हुआ था स्कूल से, बेस्ट चैंपियन था, लेकिन उसके जो एंटी पार्टी वाले होते हैं ना, आपके दोस्त हैं जो आपको अच्छा करते देखेंगे, आपका टांग खिंचाएंगे, तू क्या करता है मैं सब जानता हूँ, तो उसको उसने टोंट कर दिया। अरे तेरी माँ क्या है वो तो पता है ना, इसलिए तेरा सिलेक्शन हुआ। उस लड़के ने वो गेम नहीं खेला, वो वापस आया, अपने कमरे को डोर लॉक किया और जला लिया, अपने आप को आग लगा दी। आज वो जिंदा नहीं है। पहली बार कोई पुलिस वाला जिससे डरते थे लोग, जिससे बच्चे देख के मैं खुद भाग रफू चक्कर होने वाली, वो उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, हम रंगोली बना रहे थे बैठकर, दिया सेक्स जला वर्कर रहे के थे। बच्चे। हाँ, कितने दिया बच्चे जला आए थे रहे आपके साथ? 15 बच्चे हुई हमारी टोली। सेक्स वर्कर के 15 बच्चे पुलिस चौकी में आकर हाँ, के जो है रंगोली बना रहे हैं, हाँ, सेलिब्रेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एन IPS ऑफिसर। बिल्कुल। और वो एक एक दिया देख रहे हैं। वो स्कूल जाएगा, वो पाठशाला आएगा। और ये पुलिस पाठशाला। हाँ, आप ये जो कहानी, ये इंटरव्यू सुन रहे हैं डॉक्टर ऑफ सेक्स वर्कर की, एक पुलिस चौकी में हम बैठ करके कह रहे हैं आप, ये बात सही है? जी बिल्कुल। ये कहानी है सेक्स वर्कर की बेटी की। ये कहानी है उस बेटी की जिस पर बिहार गर्व करता है। ये वो कहानी है जिसको सुनने के बाद पूरा भारत उन पर गर्व करेगा, क्योंकि ये कहानी नसीमा की है।
जो उन गलियों में पली बढ़ी और उसके बाद जो वो काम कर रही हैं वो अपने आप में अद्भुत है, कमाल है। और इस कहानी को कहते हुए हम उस थॉट प्रोसेस को पिंच करने जा रहे हैं जिसमें गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन या गैंगस्टर को बाहुबली कहा जाता है। हम उनको असली बाहुबली मानते हैं जो अपने बाहु के बल से, अपनी भुजाओं के बल से ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने समाज की तस्वीर बदल रहे हैं, अपने समाज की तकदीर बदल रहे हैं। ये कहानी सेक्स वर्कर के घर से निकली उस लड़की की है जो आज सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल रही है। ये कहानी है नसीमा की, मुजफ्फरपुर बिहार के नसीमा की। ये हमारी खास सीरीज है बिहार बलवान, और इसमें नसीमा से हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनके काम के बारे में जानेंगे और आपसे ये हिदायत देंगे कि इसको पॉडकास्ट मत समझिएगा, ये उनकी जीवन यात्रा है, ये उनका भोगा जिया हुआ यथार्थ है। और ये कहानी में यकीन मानिए आपको बहुत कुछ जानने, बहुत कुछ समझने और सेक्स वर्कर की दुनिया में दाखिल होने का मौका मिलेगा और उससे निकला कैसे जाए ये समझने का भी मिलेगा मौका। तो नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। शुरू करते हैं बिहार बलवान। उत्तरी बिहार का जिला है मुजफ्फरपुर और इस जिले में एक जगह है, उसका नाम है चतुर्भुज स्थान। ये चतुर्भुज स्थान एक मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आसपास बहुत सालों पहले फिर रेड लाइट एरिया बसना शुरू और उसका आकार प्रकार इतना बड़ा हो गया कि फिर चतुर्भुज स्थान अगर किसी के सामने आप नाम लेंगे तो उसको ब्रोथल हाउस या वो सेक्स वर्कर जहाँ काम करती है वही समझ में आता है। और उन गलियों से निकली है नसीमा जो बहुत कमाल का काम कर रही है। मैं इनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, ये अपने बारे में आपको सब बताएंगी। और इनकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि मैं, ये कुर्सी भी बहुत चौड़ी है, आराम से मैं इस पर आलती पालती मार करके बैठ करके सुन सकता हूँ। नसीमा, आप ही बताना शुरू कीजिए, मैं दर्शकों को बताऊंगा तो हो सकता है वो फर्स्ट हैंड स्टोरी नहीं होगी। आप कौन हैं, क्या कर रही हैं, और आमतौर पे जो सेक्स वर्कर की बेटी, ये अपने आप में किसी के भी कान खड़े करने वाली बात होती है और लोग अपनी पहचान छुपाते हैं, लेकिन आपकी पहचान ऐसी कि लोग जानना चाहते हैं और आप खुद बताती हैं आगे बढ़ के। थोड़ा सा शुरुआत से बताना शुरू कीजिए, आप हैं कौन? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम नसीमा है और मैं अपने आप को बोलती हूँ कि भारत में इकलौती हूँ जो धंधे वाली की बेटी हूँ। सेक्स वर्क तो इंग्लिश वर्ड है तो थोड़ा रिस्पेक्टेड लगता है, लेकिन बहुत लोकल लैंग्वेज में अगर सेक्स वर्क को लोग बोलते हैं तो बहुत ही निम्न तबके के लोग भी गाली दे के बात करेंगे। और मैं बोलती हूँ कि हाँ, मैं हूँ धंधे वाली की बेटी हूँ, वेश्या की बेटी हूँ, जिसको आप नहीं मानते या नहीं कहते कि हाँ वो कोई अच्छा व्यक्ति है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरा जन्म यहीं हुआ है और चतुर्भुज स्थान 2-3 पार्ट में तब्दील है तो एक ही काम के लिए बना, लेकिन चतुर्भुज भगवान का यहाँ मंदिर है, प्राचीन मंदिर कहा जाता है, जो अंग्रेजों के ज़माने से पहले से स्थापित है, आज भी है। और उसके आसपास जो परंपरा बिखरी हुई है वो था मुजरा परंपरा। अच्छा। था इसलिए बोल रही हूँ कि धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑर्केस्ट्राज हैं, तो अब उस तरह से कोई क्या बोलते हैं उनके लैंग्वेज में कि कदरदान नहीं है, उस तरह से कोई सुनने वाला नहीं कि बैठ के मुजरा सुनने आए। लेकिन जैसे कहानी मैंने सुना कि पहले राजा महाराजा के जो बेटे हुआ करते थे वो यहाँ पे तालीम लेने के लिए आया करते थे और हाथियों पे बैठ के, घोड़ों पे बैठ के आया करते थे और ये पूरा इलाका अबीर से भरा हुआ होता था कि वो जब इधर रास्ते से गुजरते तो गुलाल उड़ता था। तो इतना पवित्र स्थान माना जाता था। और आपने सुना ही होगा हमारे इलाके में बहुत प्रसिद्ध एक व्यक्ति थे जो आज नहीं है हमारे बीच, जानकी वल्लभ शास्त्री जी का भी घर है। तो ये जो पूरा इलाके का परिवेश है, ये मैं आज आपको इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है। आप पढ़ा का मतलब ये नहीं कि स्कूल में, अपने जीवन से पढ़ा है। तो मेरा जन्म इसी इलाके में हुआ। इस इलाके में एक इलाका था जो लालटेन पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ 2 तरह के इलाके, एक तो तवायफ मंडी, एक लालटेन पट्टी। लालटेन पट्टी जो शुद्ध रूप से सेक्स वर्कर का एरिया है, वो महिलाएं मानती हैं कि वो गाना नहीं गा सकती, उनको डांस नहीं आता, तो वो झूठ बोल के पैसा नहीं कमाएगी। उनके पास उनके लिए एक ही चीज़ है, उनका शरीर, जिसको वो बेच के अपना दिन चलाती हैं। मैं उसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो जब मेरा जन्म हुआ, बड़ी हुई, तो बचपन में आप जब गली कूचे में खेलते कूदते हैं तो आप नॉर्मली खेलते कूदते, जो नॉर्मल एक लाइफ होता है बच्चों का। लेकिन हमारा लाइफ इतना नॉर्मल नहीं था क्योंकि हम बाहर गली कूचों में नहीं खेल सकते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो महिलाएं बाहर खड़ी होती थीं और कस्टमर आते थे जाते थे, तो बच्चों का अलाउ नहीं है।
कि आप रोड पे ऐसे दौड़ भाग खेल कूद कर सकते हो, तो घर के अंदर ही खेलो। जब थोड़ा बड़ा हुई और स्कूल में एडमिशन हुआ, वहाँ से मेरी असली जर्नी शुरू हुई, क्योंकि जब मैं स्कूल जाना शुरू की तो मेरे अब्बा ने मुझे बताया कि स्कूल में एड्रेस नहीं बताना है। तो मैंने बोला कि क्योंकि मैं नर्सरी क्लास, यूकेजी एलकेजी के बच्चे हैं, तो क्यों नहीं बताना? मेरे बाकी दोस्त तो जो स्कूल में आते हैं वो अपना एड्रेस बताते हैं, मैं क्यों नहीं बता सकती हूँ? उन्होंने बोला नहीं बताना, बस बस इतना तुमको रखना है, नहीं बताना है। हाँ चलो ठीक है, लेकिन मन में होता ना यार, अब मैं कितना दिन झूठ बोलूंगी, कैसे झूठ बोलूं? तो ये चलता गया। तो जब मैं स्कूल से, हम लोग छुट्टी के समय निकलते हैं लड़कियों के साथ, तो बोलते चलो ना उस रास्ते से चलते हैं। तो वो बोलती नहीं नहीं उधर से मत जाओ नसीमा। मैं क्यों? अरे उधर से जाते हैं तो मेरे घर में बोलते हैं लड़कियों को पकड़ लेते हैं। तो मुझे लगता है यार मैं तो रोज सुबह वहां से आती हूँ, मुझे तो कोई नहीं पकड़ता, इसके मम्मी पापा को कैसे पता कि लड़कियों को पकड़ लेते हैं? दूसरा संकट मेरे साथ ये होता था कि रात को कभी भी पुलिस रेड हो जाती थी, कभी भी किसी भी समय, बिन मौसम बादल जैसे कभी भी बरस जाते हैं, कहते हैं ना लोग कहावत में, उसी तरह हमारे इलाके में कभी भी पुलिस रेड कर सकती है, किसी भी रूप में, बड़े बड़े वेपर लाइट लेकर, जैसे कोई आतंकवादी को पकड़ रहे हो। और उसमें संकट ये हम लोग का होता था कि दादी बोलती थी भाग। मुझे लगता था यार मैंने तो कोई क्राइम ही नहीं किया, मैं तो चोर भी नहीं हूं, मैंने तो पेंसिल तक नहीं चुराई, तो मैं भागू क्यों? दूसरा कि दादी को हमेशा डर लगता था। दादी, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बचपन में ही छोड़ के उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो दादी ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया। तो दादी हमेशा पुलिस वाले को सामने ये बताने के लिए कि मैं उनकी बच्ची हूँ, वो खरीद के नहीं लाई गई हूँ, ये उस समय नहीं समझ में आता था, अब समझ में आता है। तो वो रात को 2 बजे भी पुलिस रेड करती तो बोलती उठ बैठ, कोई भी किताब आप हाथ में लो, अब पढ़ो, अल्ली बेटे। वो पुलिस वाला आएगा कमरे में, वो देखेगा कि तू पढ़ रही है तो वो समझेगा कि तू पढ़ने वाली बच्ची। अब आप सोचो कि एक 8 साल 7 साल के बच्चे को आप रात को 2 बजे उठाओ और बोलो तुम्हारे घर में पुलिस आ रही है और तुम्हें ये पढ़ के दिखाना है, उसकी क्या हालत होगी, जो मैं बता नहीं सकती। अगर आप बच्चे हैं आपके घर में तो आप महसूस कर सकते हैं कि एक बच्चे को कहते हैं ना सोया उसका नींद डिस्टर्ब मत करो, लेकिन सोचो उस समय मैं ये करती थी। दूसरा कि मुझे ऊंचाई चीज से बड़ा डर लगता था कि वहां से आप मुझे कहो इस दीवार से उस दीवार कूदो तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे। और जब पुलिस वेपर लाइट ये सब लेकर आके चारों तरफ से एरिया नाकाबंदी करके और हर घर में तलाशी शुरू करता था, तो जैसे पता है कि 2 घर पहले पुलिस कर रहा है तो इस घर से निकलना है, तो अब बगल वाले के छत पे से दूसरे के छत पे छलांग लगाना है। मैं आपको बताऊं, मैं मुंह से आवाज नहीं निकलता, साउंड मतलब चिल्ला नहीं सकते थे क्योंकि पुलिस को पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। जबकि मैं उनकी बच्ची थी, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, फिर भी मुझे वो धक्का देते थे कि भाग जा। क्यों? क्योंकि पुलिस ले जाएगा। पुलिस क्यों ले जाएगा? रिहैबिलिटेशन के नाम पे। तो ये जो डर था ना, ये 2-3 सवाल थे। एक तो मैं स्कूल में क्यों नहीं बोल सकती, दूसरा ऐसा मैंने क्या किया है जो मुझे छुपना पड़ रहा है या मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं पढ़ने वाली लड़की हूँ, और तीसरा जो मुझे हमेशा दुख होता था कि त्योहारों में मैं अपनी फ्रेंड को नहीं बुला पाती थी, तो मुझे उसके घर जाने में भी शर्म आता था, क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो वो बोलेगी ना तुम अपने घर तो नहीं ले जाती, सिर्फ हमारे ही घर आती हो, बच्चे में तो बोल ही देते हैं ना। तो मैं कभी नहीं जाती थी। तो मुझे ये 3 चीजें की बड़ी ये रहती थी यार, मैं आखिर क्यों? मेरे सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। सब जिससे पूछती, दादी से पूछती, अरे कुछ ना है, ऐसी बात है करके टाल देती थी। तो ऐसे ही करते करते आगे बढ़ी। और आपने सुना होगा 1995 में, बहुत छोटी थी, तो मेरी बहन यहाँ पे राजवाला बर्मा एक सिलाई सेंटर और कसीदाकारी का कुछ, पहली बार जिला कलेक्टर होकर वो आई और जमीन पे बैठ के महिलाओं से बात की, और एक ट्राइसम योजना के तहत उन्होंने कुछ हुनर के काम शुरू किए। तो दादी ने मेरी बड़ी बहन का नाम लिखा दिया कि उसकी शादी देनी है। तो हमारे इलाके में भी शादी परंपरा है, शादी होती है, बेटी है तो बेटी ही रहेगी, दहेज भी दिया जाता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। बस ये है कि समाज को नहीं पता है, समाज को बस इतना पता है कि ये सेक्स वर्कर है और यहाँ पे यही काम होता है, इसके सिवा नहीं। यहाँ भी परिवार बसते हैं, यहाँ भी छठी सेवैया और बर्थडे सब सेलिब्रेट होता है, मौत का भी दुख मनाया जाता है, सब चीज वैसे ही होता है जैसे आम समाज में। यहाँ भी एक सोसाइटी जीती है। तो मेरी बड़ी बहन को मेरे दादी ने कहा कि ये जाएगी, तुम इसके साथ जाना। मेरा नाम नहीं लिखा सकता कि मैं बहुत छोटी थी, तो उसका नाम लिखाया। तो हम दोनों का नाम सिमिलर था, तो मैंने बोला कि मैं क्रोशिया में बैठने लगूंगी वहाँ पे, तो वहाँ जाना शुरू किया। तो वो
वहां भी किसी को नहीं बोलती थी। कोई पत्रकार आता बोलता कि लड़कियों से बात करिए तो मैं एकदम दुबक जाती थी कोने में, क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था कि मेरे चेहरे एकदम लाल हो जाते थे, गुस्सा हो जाता था कि सामने वाला अगर एक बार भी पूछ दिया ना कि तू यहाँ क्या कर रही है, तो मैं तो वहीं पे जैसे मर जाऊंगी कि क्या हो जाएगा, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, ऐसे पूरे देह हाथ कांपने लगते थे। तो ऐसे जर्नी शुरू हुई पहचान छुपा छुपा के। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में फिर जुड़ी, फिर वहां भी पहचान छुपा के मैंने ग्रामीण क्षेत्र में काम किया। उस समय था कि परिवार, यहाँ के लोगों को लगा कि ये बहुत ज़्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हो रही है, तो लोगों ने कहा मेरी दादी को, यार तेरी बेटी तो कुछ ज़्यादा ही कर रही है, ये देख। हम 3 बहन हैं, तो 2 बहन की शादी हो गई, तो उन्होंने कहा कि इसकी शादी कैसे करोगी, इतने पैसे कहाँ से, तो इसको प्रोफेशन में लिया, ये नॉर्मल है यहाँ पे। तो मेरी दादी, मतलब मुझे तो उस समय कुछ, वो जो कहती मैं वो ही करती, लेकिन दादी का एक ही बात कहना था कि चाहे मेरे जीवन में जो भी हुआ हो, ये मर जाएगी लेकिन इस काम में नहीं आएगी। भूखे मर जा, खाना नहीं बनता था कोई बात नहीं, मत खा, लेकिन इसमें नहीं आना है। वो इतना प्रोटेक्ट करती थी मुझे, और मैं कहीं चली जाई और नहीं बताती तो मुझे बहुत गुस्सा करती थी। तो उस समय तो मुझे बुरा लगता था कि क्यों ऐसा करती मेरे साथ, सबके साथ तो ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन अब उनका वो कंट्रीब्यूशन मुझे समझ में आता है। तो दादी को उन्होंने कहा कि इसको ले आ, ये सब नहीं करेगी। उन्होंने बोला नहीं, ये कुछ भी कर लेगी लेकिन ये काम तो नहीं करेगी, धंधा नहीं करेगी। मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा वो मेरा टेंशन है, इसके लिए मैं इसको नहीं लाऊंगी। क्योंकि इस इलाके में एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो आप सेक्स वर्कर को देख रहे हो, आप सिर्फ सेक्स वर्कर को देखते हो। मतलब मैं आज भी भारत में ये बात बोल रही हूँ सबको कि आप सिर्फ वर्क को देखते हो, आप ये नहीं देखते हो कि वो महिला उस वर्क के एक उम्र के बाद जब रिटायर होगी तो वो कैसे जिंदगी जिएगी। फिर क्या आप उसको जानेंगे? फिर क्या उसकी खोजबीन होगी? क्या उसके रिहेबिलिटेशन की बात किया जाएगा? नहीं। सबको ताजा तरीन चाहिए। मतलब सेक्स वर्कर अगर जवान है, लड़की है, तब उस पर सवाल उठेंगे, तब उस पर उंगली उठेगी, तब उस पर सवाल जवाब होगा। जब वो एक उम्र के बाद खत्म होगा उसका उस प्रोफेशन में, ये तो कोई नहीं पूछेगा, तो सरकार भी नहीं पूछेगी, समाज भी नहीं पूछेगा, वो लोग भी नहीं पूछेंगे जो उनको उनका कमाई खाए हैं। तो दादी को वो हमेशा ये बोलते थे कि तेरे भविष्य में तू आगे चल के कौन खिलाएगा तुझे, तू इसको प्रोफेशन में लिया। दादी बोलती थी चाहे मैं मर जाऊं, ये भूखे मर जाए, लेकिन इसमें नहीं आना है। तो उन्होंने मुझे बहुत पुश किया। तो मैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी, वो ग्रामीण क्षेत्र सीतामढ़ी में, आप जानते होंगे, तो सीतामढ़ी में मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ माइक्रो लेवल प्लानिंग क्या होता है उस पर काम की। वहाँ भी अपनी आइडेंटिटी क्लोज करके, क्योंकि वहाँ ग्रामीण क्षेत्र था, वहाँ मैं बता नहीं सकती थी कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो जो महिलाओं का ग्रुप है जो मुझे वहाँ पे एक जगह दी, वो फिर मुझे नहीं मिलता। हाँ, उस ऑर्गेनाइजेशन को पता था कि मैं इस कम्युनिटी से हूँ। तो 2002 में यहाँ पे दीपिका सूरी मैम आई, एक एएसपी थी वो। और जब वो आई तो यहाँ पे कुछ ट्रैफिकिंग के केस हुए और उन्होंने यहाँ रेड डाला। तो पीछे इस इलाके जहाँ हम बैठे उसके पीछे वो इलाका था पूरा लालटेन पट्टी, उसको पूरा उन्होंने क्लोज किया। उसी वक्त मैं छुट्टी में आई हुई थी, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन से छुट्टी। तब तक मैं समझिए कि कानून क्या होता है, समाज क्या है, आप अपने लिए कैसे जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल सकते हैं, ये सब का तकरीबन सीख चुकी थी। तो जब होता है ना कि जब आप नई चीज सीख के निकलो और पढ़ के निकलो तो आपको लगता है दुनिया को तो ऐसे बदल देंगे, ये गलत है, ये सही है, सब दिखने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो जब दीपिका सूरी मैम ये कर रही थी तो मेरी दादी, मेरे घर के पास एक पान की गुमती है जिसमें अब मेरे पापा बैठते हैं, चाय बेचते हैं, लेकिन दादी उस समय उसमें बैठती थी, कुछ भी पान वान टाइप का कुछ बेचती थी, वो सुपारी उपारी। और जिन घरों में यहाँ प्रोफेशन नहीं होता है उन घरों के बाहर लिखा होता है अंदर आना मना है, पारिवारिक डेरा, ताकि जो लोग हैं जो इस कम्युनिटी में आ रहे हैं उनको पता हो कि ये घर किसका है और वो घर किसका है। तो मेरे घर में वो लगा हुआ था। तो दादी तब डर से नहीं भागती थी, तो दादी के दुकान पे बैठ के वो पूरा, क्योंकि वो दुकान के सामने ही वो रास्ता पूरा तिराहा है तो वो दिखता है पूरा, आपको बैठ के दिखेगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है। तो पुलिस अब रेड कर रही थी तो उन्होंने एक मीटिंग रखा वहाँ उस इलाके के चौराहे पे, और ठीक मेरे दुकान के सामने वो मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में दीपिका सूरी मैम और कुछ मोहल्ले के लोग जो समाज सुधारक बोलते हैं अपने आप को, वो लोग आए, कुछ एनजीओ के लोग थे, और
उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उन महिलाओं को कहा कि 50-60 महिलाएं को बुलाया और बच्चे भी थे उनके, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप ये धंधा बंद कर दीजिए। तो महिलाओं ने कहा कि तो फिर हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा हम आपके लिए काम शुरू करेंगे, अगरबत्ती बनाने का, सिलाई का, पापड़ बनाने का, ब्यूटी पार्लर का, जो भी होगा हम आपको सिखाएंगे और आपको ये प्रोफेशन करने की जरूरत नहीं है। तो उन महिलाओं ने कहा कि ठीक है, कब से शुरू करिएगा? तो उन्होंने कहा कि यही 6 महीने लगेंगे इस सब काम को शुरू होने में। तो उन महिलाओं ने सहजता के साथ कहा कि ठीक है, 6 महीने अगर आपको लगेगा तो 6 महीने हमें भी दे दीजिए। सोचिए वो माहौल कितना गर्म रहा होगा, उधर से पूरा प्रशासन, समाज के सभ्य लोग, और इधर वो महिलाएं जिसको आप तुच्छ भी नहीं मानते, सभ्यता के अंदर ही नहीं मानते, वो महिलाओं से बातचीत हो रही है। तो ये मैं बैठ के उस दुकान पर देख रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ तो मेरे नजर में वो पूरा सीन चल रहा है और ये सीन मैंने हर बार लोगों को बताया। तो वो महिलाओं ने कहा कि 6 महीना मुझे भी दे दीजिए। तो क्या है, हमारे घर में कर्ज है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बीमार है, रूम रेंट है, जो चीज लायबिलिटी हमारे ऊपर है उसको अचानक शट डाउन कैसे किया जाए, तो आप हमें 6 महीना दे दीजिए। ये वर्ड सुनते जो हमारे समाज के सुधारक थे ना, उनको लगा अरे यार तो बेश्या हो के पुलिस से बार्गेनिंग कर रही है, बार्गेनिंग कर रही है ना कि 6 महीना हमें भी दे दीजिए। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? बस तुरंत पुलिस वैन आई, सबको डाला जेल। उसमें जो महिलाएं थी उनके पास बच्चे भी थे, 8 साल का एक लड़का भी था, बच्ची भी थी। जब वो वैन में भर के ले गए तो मुझे लगा अचानक हुआ क्या, इस मीटिंग होते होते सब भगदड़ और सब जेल चले गए और समझ में नहीं आया हुआ क्या और ये बच्चे क्यों जेल जा रहे हैं। और दीपिका सूरी मैम मुझे जब भी देखेंगी कहीं से भी तो वो ये बात तो रियलाइज जरूर करेंगे, उनसे थोड़ा बहुत तो गलती हुई है कि आप सीधे एक व्यक्ति का पक्ष जानकर आप किसी को भी गलत कह के आप उसको धो दो, ये सफाई नहीं हुआ ना, आपको वास्तविकता समझना होगा। तो उन्होंने महिलाओं से तुरंत एक्शन लिया, उसका रिएक्शन हुआ, पूरे भगदड़ मच गए। मेरे लिए वो बड़ा किक वाला पॉइंट था क्योंकि मैं तो उसको देख रही थी ना एक दर्शक के रूप में, मैं थी भी नहीं और मैं सब जगह थी, ऐसी वाली स्थिति थी मेरी। मुझे लगा कि यार ये क्या बात हुई, अगर आप 6 महीने पहले नहीं शुरू कर सकते तो आप उनका खाना के 6 महीने भूखे रहने के लिए बोल रहे हो। एक परिवार में अगर आप नहीं सर्वे कराओ, आपने कुछ नहीं कराया, आपने पूछा नहीं कि आपके परिवार में कितने लोग आप पे डिपेंडेंट है, कितने बच्चे हैं आपके, कुछ नहीं पूछा आपने, आप सर्वे करा लेते, आप पूछ तो लेते, आप उनका 6 महीने का पैकेज तो तैयार कर लेते। नहीं, आपने सीधा जजमेंट दे दिया, जेल भरो। सिंपल सी बात है, जेल में फ्री का खाना मिलेगा और आपके लिए सफाई हो गई। लेकिन ये सफाई नहीं है ना, सिर्फ 6 महीने वो वापस आएगी बेल लेकर क्योंकि उसने किसी का मर्डर नहीं किया। और जब वो वापस आएगी तो उनको क्या मिलेगा? सब कुछ तहस नहस। तो फिर वो क्या करेगी? मतलब क्या आप कह रहे हो कि आप नसीमा को ऐसे धंधा में नहीं लाओगे तो मैं जेल भेज दूंगा, तो आप 6 महीने बताओ और नसीमा को वापस धंधा में लाओ और अपना काम करो, यही होगा ना। क्योंकि अगर मेरी दादी जेल चली जाती, जो कि वो नहीं गई मेरे रहते हुए, अगर चली जाती तो क्या करती, मैं कहाँ से लाती पैसा उसको छुड़ाने के लिए, जबकि एक बेल कराने का पैसा उस समय 50,000 रुपया, उस समय 2004 की बात बोल रही हूँ, 2 की बात बोल रही हूँ, 50,000 रुपया मायने रखता था। वो 50,000 रुपया बेल के लिए उस इलाके में जहां पूरा तहस नहस हो गया इलाका, वहां 50,000 रुपए तुरंत कहां से आएंगे आप मुझे कैसे मैनेज करती? अगर आपकी परिवार चली जाती तो क्या करती? 50 तो फिर मुझे यही करना पड़ता ना, मैं भी आज प्रोफेशन में होती और इसका श्रेय हमारे प्रशासन को जाता, जो कि आज बहुत सारी लड़कियां गई हैं और मैं ये बात प्रशासन को बोल रही हूँ धंधे में। क्यों? देखिए, अब जैसे आप कहीं भी जीबी रोड है या कहीं भी आप ट्रैफिकिंग के नाम पे जो रेड होता है, ठीक है, अभी भारत में मैं एक बड़े पैमाने पे ये आज भी आपने हिंदुस्तान अखबार में देखा होगा कि अगर मान लीजिए एक रेड लाइट एरिया में, मानती हूँ कि जबरन लड़कियों को लाया जाता है, मैं ही नहीं कह रही कि नहीं, आप निकालिए, बेशक निकालिए, लेकिन आप रेड करते हैं तो मान लीजिए 10 लड़की रिकवर हो, आपने 10 लड़की को इस इलाके से निकाला, बाद में आपको पता चला कि 7 लड़की तो वहीं की थी, उसके पेरेंट्स प्रूफ लेकर आए, आपने भेज दिया, 3 को आपने रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा, तो 7 को आपने कहाँ भेजा?
वापस घर पे भेजा ना उसके, उसका घर कहाँ है? जो sex जहां worker पे थे, आपने brothel रेड house। किया है, और उसकी स्थिति आपके रेड करने के बाद नहीं बदली, बदतर हो गई, और बदतर होने के बाद जो स्थिति पैदा हुई उसको कौन संभालेगा? फिर वो कौन जिम्मेदारी लिया? आपने कभी देखा ऐसा? आप मीडिया में आप कभी देखे? आप किसी से पूछे, किसी ने देखा कि रेड के बाद उस इलाके की स्थिति क्या है, उस पर कोई काम हुआ हो? नहीं हुआ। अब नहीं होगा तो क्या होगा? इसका मतलब कि आप 3 लड़की को प्रोफेशन में से निकाले, 7 को आपने प्रोफेशन में भेज दिया। अगर कह रहे हैं कि नहीं किया, तो मैं आज खुला चैलेंज देती हूं कि मेरे बगल में कोई एक नसीमा लाके बिठा दो जिसको आपने रिहेबिलिटेट किया है, जिसको आपका पैकेज उसके जीवन को बदल दिया, और वो समाज में मेरे ही तरह, मेरे मुकाबले से बेहतर, क्योंकि उसको आप लोगों ने निकाला है ना, तो सम्मानजनक जिंदगी जी रही है, उसको कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है। आज हमारे इलाके में जो आप, मैंने अभी बोला ना कि मैं क्यों अपनी आइडेंटिटी ये बनाई, आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगी ना तो आप मेरे मुंह में उंगली डाल के बुलवाओगे। कैसे? अगर मैं ये छुपा के जैसे बाकी बच्चे करते वैसे मैं करती, तो आप कहते अरे मैडम आप तो बड़े बड़े मंच में बहुत भाषण देती हैं, आती कहां से, आप भूल गई? वो जो आप पीछे से मुझे पिंच करेंगे वो मौका मैंने नहीं छोड़ा। बोलिए ना सामने, हूं मैं सेक्स वर्कर की बेटी, क्या दिक्कत है इसमें? क्या बुराई है? अगर मेरा जन्म यहां हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर भगवान होते, पूछते, मान लीजिए भगवान एक ऑफर निकाले कि मरना और जीना 2 चीज का वैकेंसी है, अप्लाई कर दो, कौन कहाँ मरना चाहता है, कौन कहाँ पैदा होना चाहता है, तो हमको नहीं लगता कि कोई अपने माँ बाप का घर चुनेगा। वो सीधे लिखेगा अंबानी के घर में पैदा होना चाहता हूँ, बुक कर दीजिए, और उसी के घर में मरना चाहता हूँ। तो वो जो आजकल बहुत इलेक्शन का समय लोग राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो सच में तो बोलते तो कहते तो सब यही बात है, लेकिन वास्तविकता में कहाँ है क्या? मैंने जब बोलना शुरू किया तो बहुत सारे लोग मुझे मदद भी किए, बहुत सारे लोग ऐसे भी आए, अरे धंधे वाली की बेटी होके बहुत चप्पड़ चप्पड़ बोलती है। मैंने बोला आपको बुरा इसलिए लग रहा है ना कि धंधे वाली की बेटी बोल रही है? मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई मंत्री नहीं हूँ जो आपको नाश्ता कराऊंगी, आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगी, आपके जेब में 1,500 रुपए डालूंगी और आप मजे लेकर मेरी बात सुनेंगे, सर बहुत अच्छा, सर मैडम बहुत अच्छे, मैडम बहुत अच्छा बोलती हैं, ये तब बोलिएगा ना आप मेरे लिए। लेकिन आपको क्या लग रहा है, अरे ये कौन बोल रही है? एक धंधे वाली की बेटी बोल रही है। इतनी औकात। तो समाज में जो एक स्टिग्मा है ना, वो इस लेवल का है अभिनव जी कि आपको उससे लड़ते लड़ते ना अपने 7 पुश्त बिता देंगे, इतना कचरा भरा हुआ है। और कितनी ही नसीमा, मैं तो पहली बार मिला हूं, नहीं तो कितनी लड़कियां ऐसी प्रतिभावान होंगी जो निकल सकती हैं, लेकिन निकल नहीं पाती। बिल्कुल निकल सकती है, निकले भी हैं, मगर वो आइडेंटिटी क्लोज की है, फिर वो नहीं बताएंगे आपको। फिर वो आपके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट था। तो वहां पे लगा कि यार जब 8 साल का बच्चा जेल जा सकता है, तो फिर आप क्या बदलाव कर सकते हो? किस दुनिया को बनाने की बात कर रहे हो? क्योंकि वो 8 साल का बच्चा 6 महीने बाद जब आएगा और फिर वापस स्कूल जाएगा और उसकी फ्रेंड सर्किल से जब बात होगी, तो एक बच्चा बोलेगा कि मैं तो मम्मी पापा के साथ फलाने मंदिर गया था, कोई बोलेगा मैं पिकनिक मनाने गया, तो बच्चा क्या बोलेगा, मैं मम्मी के साथ जेल गया था। क्या लगता है आपको कि वो जो बच्चे उनसे बात करेंगे, वो बच्चा भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा। तो क्या होगा फिर? ड्रॉप आउट होगा तो कड़ी कट गई ना एजुकेशन से कड़ी कटी, पहचान खत्म, फिर जियो ना वही जिंदगी। तो अब ये जो पूरा दृश्य है, ये मेरे लिए एक टफ चैलेंज था। फिर मुझे लगा मैं क्या कर रही हूँ, मैं ठीक है दूसरे समाज में जाके आइडेंटिटी छुपा के अपनी एक पहचान बना ली, माइक्रो लेवल प्लानिंग ट्रेनर बन गई, वहां भी मुझे लोग रिस्पेक्ट से करते हैं, कल होके अच्छे घर में शादी कर लूंगी, कोई नहीं जानेगा, किसी को पता नहीं है नसीमा कौन है क्या है, कोई नहीं पूछने आ रहा है। लेकिन फिर मेरे भीतर वो हुआ, वो आपने एक कविता सुना होगा, पास की एक कविता है कि अगर आपके घर के बगल में जनाजा पड़ा है तो क्या आप दिवाली मना सकते हो? नहीं। तो वही बात थी कि मेरे घर में आग लगी है और मैं कह रही हूँ कि मैं महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। यार तो फिर मैं कर क्या रही हूँ? मैं उस जीवन को कैसे जी सकती हूँ और कब तक झूठ बोलूंगी? वही बात है, फिर दूसरे दिन आप बोलेंगे नसीमा जी आप तो उस इलाके में दिखाई दी, क्या कर रही थी वहां? तो इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकती तो मैं करूं क्या? फिर मैंने वो उस ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को क्वाइट किया, बोला कि दीदी मैं नहीं कर सकती आपके साथ। वो आज भी मुझसे नाराज है
मैं आज भी उनसे सॉरी बोलती हूँ, मगर उनको लगता है कि मैं जानबूझ के ऐसा की, ऐसा जानबूझ के नहीं की। कभी कभी कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मैंने उसको खो दिया और मैं यहाँ बैठ गई। यहाँ बैठी तो बहुत सारे लोग से बात हुई, इस इलाके में कैसे काम किया जाए। तो पहला सवाल ये था कि जो मुझे समझ में आया कि आज वो 8 साल का बच्चा या उस महिला को पुलिस ने क्यों पूरी बात नहीं सुनी और क्यों उसको उठा के बंद किया, क्योंकि वो वास्तविकता नहीं जानती। प्रॉब्लम क्या है कि रेड लाइट एरिया या सेक्स वर्करों की वास्तविकता को समाज नहीं जानती, जिसके कारण से क्या है, आप एक टैबू लेकर जी रहे हैं कि सेक्स वर्कर मतलब गंदा और जो अन्य महिला वो अच्छा। लेकिन वो अच्छा और बुरा के चक्कर में कितनी ऐसी महिलाएं पिस गई, इसको कोई पता नहीं। तो ये कहाँ पे इसका पिक पॉइंट था जो मुझे नजर आया, आइडेंटिफिकेशन जी, पहचान। सारा मसला पहचान का है यार। आप कौन है, अगर आपको सामने वाला पहचान लिया तो सब काम खत्म, वहां पे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा आपसे जी। तो फिर हमें लगा कि चलो शुरू करते हैं। क्या, मैं धंधे वाली की बेटी हूं, ये बोलना शुरू करूंगी। अब मैं बड़ी बेबाक ढंग से जो अभी बोल रही हूँ आपको, और एकदम ठोक ठोक के बोल रही हूँ, ये सिचुएशन नहीं था। जैसे प्रैक्टिस करते थे हम लोग रोज, आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्क, बोलने के समय ऐसे लगता था कि गला में कोई बैठा हुआ है, ऐसे कह रहा चुप हो जाओ, आगे मत बोल। मतलब अंदर बहुत से हिम्मत लगी होगी। बहुत हिम्मत लगी होगी। और वहां पे आके एकदम साइलेंट हो जाता था मुंह, मतलब आगे क्या बोलूं। फिर बात आई जब हम लोगों ने ये बोलना शुरू किया और समाज में बात करना शुरू किया कि हम उसी मंडी के बेटे हैं, बच्चे हैं, तो बहुत लोग बोले अरे जो तुम लोग कर रहे हो ना बहुत अच्छा है। क्या कर रहे हैं? तो वही जो, मतलब वो इतना इस काम को नीच माना जाता है कि समाज में आपको इसको खुल के बात नहीं करेंगे लोग। वही जो तुम बोल रही थी अभी, मैं क्या बोल रही थी बोलिए तो। अरे वही जो धंधा तुम बोल रहे हो, धंधा तो सब कोई कर रहा है। एक ठेला वाला भी धंधा कर रहा है, एक दुकान चलाने वाला भी धंधा कर रहा है, सब्जी बेचने वाला भी धंधा कर रहा है, धंधा तो सब कर रहे हैं। आप किस धंधे की बात कर रहे हैं? तो उनका पूरा एकदम ये हो गया कि यार ये लड़की क्या पूछ रही। कौन? एक लड़की पूछ रही है। लड़कियों से जनरली लोग पूछते थे, अब वो लड़की पूछ रही है। तो ये जो सवाल जवाब होना शुरू हुआ ना, तो वो अंदर से जिद सी बनती चली गई। और क्या बुरा हो सकता है यार। तो हमने एक बात बोलना शुरू किया कि दुनिया की जितनी गालियां हैं जो महिलाओं से संबंधित आप एक दूसरे को देते हैं, वो हमने अपने यहाँ पे मेडल की तरह लगा लिया। अब आप जो मुझे दोगे, जैसे आपके बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा यार ये बहुत अपने आप को ये समझ रही है, वो भी जो मुझे शब्द देंगे वो ऑलरेडी पहले से टैग है, तो मुझे कोई रिएक्ट नहीं करेगा। आप बोलो तो ना बोलो तो आपकी भावना मुझ तक पहुंच रही है, तो यहाँ पे टैब है। तो ऑलरेडी मैं पूरे उससे सुसज्जित हूँ, जितनी भी तमाम गालियां उससे, तो मुझे उससे कोई परहेज नहीं। तो बस यहाँ पे मोर्चा संभाल लिया और शुरू कर दिया बोलना। तो मीडिया से जब मिलना शुरू हुआ, क्योंकि हम लोग जब भी बोलते थे आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, तो धीरे धीरे लोगों को समाज में बात फैलना शुरू हुआ, अरे वो लड़कियां घूमती हैं, वो ऐसे ऐसे अपना परिचय देती हैं। तो मीडिया के लोगों से बातचीत शुरू हुई। तो जब हम बोलते थे आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, तो वही होता था, सेक्स वर्क लिख देते थे, मतलब नसीमा खातून चित्रबुजस्तान सेक्स वर्कर, और बेटी खा जाते थे। अब हमारी टीम में जितनी लड़कियां थी उनको लगता था यार ये तो बड़ी आफत है, क्योंकि हमारे घर में डांट पड़ने लगी, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि सेक्स वर्कर नहीं है तो फिर क्यों तुम लोग अपना नाम बोल रहे हो। मतलब वही चीज की लड़ाई है कि आप प्रोफेशन, हम इस इलाके में सब तरह के लोग कह रहे हैं और सबकी अपनी चॉइस है। तो जब चॉइस वाली बात है, तो जब तुम सेक्स वर्कर चॉइस में हो ही नहीं, तो तुम्हारे बारे में कोई कैसे लिख सकता है। हमारे इलाके में ये बहस होती थी। तो हुआ कि यार ये इसको कैसे ओवरकम किया जाए। तो आपको बताया ना मैंने कि माइक्रो लेवल प्लानिंग के लिए काम करती थी ग्रामीण क्षेत्र में, तो थोड़ा बहुत आइडिया था। तो उस वक्त हम लोग एक वहाँ गांव में एक नव साक्षर महिला, ग्रामीण महिलाओं के बीच में एक मैगजीन निकालते थे जो इंजोरिया के नाम से। जैसे बिहार में ना अंधेरिया, इंजोरिया, मतलब चांदनी रात को इंजोरिया बोलते हैं, तो इंजोरिया के नाम से एक, चांदनी रात को इंजोरिया बोलते हैं। तो इंजोरिया के नाम से एक 2 पेज की हम लोग एक मैगजीन किताब निकालते जिसमें महिलाएं लिखती थी चिट्ठियां। तो वो आइडिया था मेरे पास। तो मुझे लगा कि छोड़ो, अगर मीडिया के लोग हमारी बात नहीं उसी तरह सुन सकते हैं, तो हम अपनी बात उसी तरह लिख सकते हैं। अब हमारे ग्रुप में जितनी लड़कियां थी बोली कि अरे पढ़ेगा कौन, अरे हम पढ़ेंगे और लोगों को देंगे पढ़ने के लिए, तो होगा कैसे? अरे कुछ नहीं, हम लोग हाथ से लिखेंगे।
तो हमारे इस ग्रुप में जो महिला लड़कियां थी उनको लगा हाथ से लिखेंगे, पढ़ाई छोड़ दिए हैं, पढ़ने ढंग से नहीं आता, लिखना पढ़ना ढंग से नहीं आता, लिखेंगे तो कुछ का और लिखा जाएगा। अरे उसकी टेंशन मत करो, समाज है ना, जब इतना चीज सिखा दिया तो वो भी तपेरा मार मार के सिखा ही देगा। अभी तो शुरू करते हैं। तो फिर हुआ कि नाम कुछ रखना चाहिए। तो बड़ा उस समय चंपक, सरिता, ऐसे वो मैगजीन वैगजीन हुआ करती थी जो बड़ा लोग रोचक ढंग से पढ़ते थे, कॉमिक वगैरह। तो मुझे लगा कि यार जुगनू नाम रखते हैं। ऐसा कुछ लॉजिक नहीं था कि अंधेरों का जुगनू, ये सब बिल्कुल नहीं था। ये तो अब लोग इसका बखान करते तो मुझे एहसास होता है अच्छा मैंने कुछ बढ़िया नाम रखा है। तो जुगनू चूंकि इसलिए 3 शब्द का नाम था और बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा नाम था और किसी को भी याद हो जाए। तो मेरा हमेशा होता कि ऐसा नाम रखो जो किसी को तुरंत याद हो जाए। तो जुगनू नाम रखा और उसको हाथ से एक पेज कतरनों से लेकर से कटिंग करके हमने बनाया। वो मैगजीन की शुरुआत ही हमने इसलिए की थी कि ताकि जो मीडिया खेमे में लोग हैं उनको पता चले कि ये डॉटर ऑफ द सेक्स वर्करों का लिखा हुआ किताब है, सेक्स वर्कर का नहीं। तो सचमुच उनको बताने के लिए ये मैगजीन की इजाद हुई, जो आज 36 पेज की है, जो मैं आपको दिखा रही थी। तो वो शुरू हुआ हमारा। वो शुरू हुआ तो उसको हम लोगों ने 5-5 रुपए में लोगों को देना शुरू किया, फोटोकॉपी कराते आपको थे। पता है राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, जुगनुओं ने मिलकर अंधेरे से लड़ाई जीत ली, चांद तारे सारे घर के रोशनदान में रखे रह गए। तो आपकी जुगनू पत्रिका ने काफी कमाल का काम किया है, जो कि आप आगे बताने वाली हैं। फिर आपने पत्रिका लिखी, अपने बारे में बताया, लेकिन इस जर्नी में आपको ये कब लगा कि मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए? नहीं, बात पढ़ाने की वहां पे हुई नहीं, क्योंकि वहां पे तो ये था कि हमें बताना है। क्या बताना है? कि हम बच्चे हैं, हम बेटियां हैं, हम धंधे वाली नहीं है। देखिए वो जो समय था ना, वहां पे मेरे दिमाग में जो बच्चा जेल गया वो ये नहीं था कि वो जेल क्यों गया, ये था कि चूंकि पुलिस उसके बारे में नहीं जानता कि ये इनका बच्चा है। मतलब कि आज भारत में अगर आप बात करेंगे सेक्स वर्कर पे तो आपको बहुत अच्छी तरह से गूगल पे भी मिल जाएगा, और उनके क्या कहते हैं धंधे को लाइसेंस मिलना चाहिए, लीगलाइजेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 2 ग्रुप है, एक कहता है ये ट्रैफिकिंग है, इसको खत्म होना चाहिए, दूसरा कहता है ये हमारा धंधा है, हमारा काम है। लेकिन इन दोनों झगड़े के बीच में जो एक चीज है वो ये है कि जो महिला ये लड़ रही है वो एक्चुअल में एक माँ है। ये बात लोग नहीं जानते। जो एक जिसको हमारा समाज वैश्या कहता है, वो एक माँ है, ये लोग नहीं जानते। वैश्या भी माँ होती है, होती नहीं है। आप ब्रॉथल जो बोल रहे हैं हम, आप भारत में जितने भी ब्रॉथल है वहां जाइए, आपको उस दरवाजे पर एक महिला देह व्यापार करने के लिए खड़ी मिलेगी तो उसके बगल से एक बच्चा स्कूल जाता हुआ भी मिलेगा। अब हर कुछ तो आप कैमरा में नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि उनकी अपनी एक प्राइवेसी है, ये तो समझने की बात है ना। लेकिन एक महिला चूंकि सेक्स वर्क है, तो अब भारत में अब हम इस पे बात करें तो सेक्स करने के बाद क्या होता है, औरत के साथ क्या होता है, वो माँ बनती है ना। और भारत में ज्यादातर महिलाएं क्या करके माँ बनी है, यही है। अब ये है कि वो एक परंपरा के सिस्टम में आके कर रही तो उसको एक मान्यता प्राप्त है, और ये परंपरा के सिस्टम में नहीं, इसलिए इनको मान्यता प्राप्त नहीं है। तो वो बच्चा पैदा करती हैं तो माँ है, ये बच्चा पैदा करके भी माँ नहीं है। अभी आपने बोला ना माँ होती थी, होती हैं, नहीं है, ना थी है ना है, वाकई में माँ है। कौन? सेक्स वर्कर एक माँ है। ये बात लोगों को नहीं पता। मैं लोगों को पता चले इससे, आपकी कहानी से ही मैं इसको शुरू करता हूँ। तो जैसे आप उस फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो उस आपकी फैमिली में कौन था इस पेशे में? देखिए मेरी फैमिली में मैंने बताया मेरी मम्मी एक सेक्स वर्कर की बेटी थी। चूंकि इसी कम्युनिटी में एक रिवाज होता है शादी होने का, तो इसी कम्युनिटी के लड़के से होता है। तो मेरे पापा की जो मम्मियाँ थी वो 7 थी। 7 मेरी 7 दादियाँ थी। कैसे? मतलब उस समय में वो लोग कहानी सुनाते हैं कि वो लोग जैसे कोई घर छोड़ के आ गया, किसी को निकाल दिया, तो पहले क्या होता था ना कि निकाल देते थे घर से या मारपीट करते थे तो वो भाग जाती थी। तो वैसी महिलाएं ज्यादातर इकट्ठा हो जाती थी। ट्रैफिकिंग के केस होते थे, लेकिन उतने लोग जानते नहीं थे कि ट्रैफिकिंग क्या होता है। पहले के उतना कहाँ अखबार वखबार में चीजें आती थी। तो दादी लोग का कहानी है कि वो 7 लोग थी, अलग अलग
कम्युनिटी से जुड़ी हुई थी। मतलब कोई अलग समाज से आया हुआ था, किसी का परिवार निकाल दिया था, तो किसी के ससुराल वाले ने उस पर अत्याचार किया था, और वो जब यहाँ आई तो यहाँ पे उनको एक ग्रुप मिल गया। तो जिस परिवार में, जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ कोई महिला भटक गया या मेरे पास रह रही है, तो मैं उसकी बड़ी बहन। तो ऐसे करके मेरी 7 दादी थी। लेकिन अफसोस ये था कि उनके पास बेटा का वर्चस्व तो सबके पास है, बेटा नहीं था। बेटियां थी मगर बेटा नहीं था, मतलब वंश कौन चलाएगा, यहाँ भी वो बात होती है। तो मेरे दादा मेरे पापा एक एडॉप्टेड चाइल्ड है। मतलब उन्होंने जो बच्चे पहले फेंक देते थे ना, जन्मा कर कोई का बच्चा फेंक दिया, कोई भी बच्चा वहां मिलता था कभी, अब तो ये कम हो गया क्योंकि अभी सरकार ने भी बहुत जगह पलना घर खोल दिया, तो बच्चे पलना घर में जाके मिल जाते हैं, लेकिन पहले तो ऐसा कोई नहीं था। तो मेरे पापा को उन्होंने ऐसे ही एडॉप्ट किया था, और चूंकि वो 7 माओं का इकलौता बेटा था, तो उस समय मेरी मम्मी से उनकी शादी बचपन में ही हुई थी, चाइल्ड मैरिज उस समय था। तो दादी बताती हैं कि उन लोगों का वैसे शादी हुआ, और मेरी मम्मी अपने ससुराल में ही बड़ी हुई। तो आपकी मम्मी ने सेक्स वर्क नहीं किया? नहीं, वो बहू थी। वो बहू थी। तो जब मेरे पापा और मम्मी बड़े हुए, तो जनरली क्या होता है कि जो मैं अभी भारत सरकार को भी सबको बोल रही हूँ कि अगर रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर की बात होती है तो सेक्स वर्कर के बच्चों की बात नहीं होती है, जो आज आपने देखा भी कि अखबार ने अपनी हेडलाइन में लिखा है। दूसरी बात कि सेक्स वर्कर के बच्चों में सिर्फ लड़कियां ही है, ये कैसे कह सकते हैं आप? महिला है, बच्चा पैदा करेगी तो लड़के भी पैदा होंगे ना जी। तो लड़कों की तो कहीं जिक्र ही नहीं होती, लड़कियों की जिक्र होती है, लड़कियों की बात होती है। और लड़के क्या करते हैं ज्यादातर जो होते हैं? मैं बता रही हूँ ना, आप अभी गूगल से पूछे, कोई भी आंकड़ा आपको गूगल फट से बता देगा, लेकिन आप पूछे कि सेक्स वर्कर के मेल चाइल्ड कितने हैं या उसका कोई इतिहास है क्या, आपको नहीं मिलेगा। गूगल को यहाँ पे फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई डेटा अभी तक पूछा ही नहीं, कलेक्ट नहीं किया गया, पूछा ही नहीं किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि सेक्स वर्कर एक माँ है या उसके बच्चे में लड़के भी हैं। तो मेरी दादी लोग जब मेरे पापा को बड़ा किए, तो इस इलाके में जो लड़कों का एक अपना इन्वायरमेंट होता है, वो बाहर की दुनिया में बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जैसे बाहर में गए तो उनको पता है कि इनके घर में प्रोफेशन होता है, आसपास के लोगों को तो सब कुछ पता होता है ना, तो वो उसको कैसा ट्रीट करेगा। और भाई, चाहे किसी भी समाज में भाई भाई होता है, किसी भी कम्युनिटी का, और उसकी बहन चाहे कुछ भी करे, बहन बहन होती है। वो भले उसकी बहन जो हो, लेकिन उसके से अगर उसकी बहन का कोई दाम पूछे, कौन भाई है जो बताएगा? तो इसीलिए बहुत सारे लोग उधर जाते ही नहीं है, इसी कम्युनिटी में बैठ जाते हैं, दुकान कर लेते हैं, या फिर उतना ही दिन काट लेते हैं, दिन भर वैसे ही बिता देते हैं, लेकिन उनके पास कोई खासा, और जाते हैं तो बहुत पूरी तरह से अपना आइडेंटिटी क्लोज करके जाते हैं। और बहुत लोग तो इसका शिकार भी हुए, टॉर्चर का। वही बात, अरे तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, वो लड़की कौन थी, वो नहीं बोल सकता कि मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। तो ये सारे पेनफुल लाइफ होते हैं लड़कों के इस इलाके में जो जन्म लिए। और जो अगर किसी ने अपना रेपुटेशन बना भी लिया, तो उसको एक ही बात का खासा डर लगा रहता है कि कहीं उसकी बायोडाटा कोई जान ना जाए, और जान गया तो फिर उसका क्या होगा। एक बात मैं जानना चाहता हूँ नसीमा जी, जैसे आपकी दादी सेक्स वर्क में थी, उनका कोई हिस्ट्री रही, वो कहीं से आई होंगी या परिवार से, तो उस जमाने में चलिए जो है प्रोटेक्शन लोग नहीं यूज़ करते थे, तो फिर जो आपके दादा रहे होंगे वो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो शायद ना पता हो, आपको भी ना पता नहीं नहीं, मेरे दादा राजपूत थे। अच्छा। हाँ, मेरी दादी मुस्लिम, उन्होंने लव मैरिज बकायदा किया, जो मेरी एक दादी से किया उन्होंने, और वो बकायदा उनको एक्सेप्ट करके यहीं पे उनके लिए घर बनाए। अगर आप मेरे घर जाएंगे तो देखेंगे वो घर उन्हीं का बनाया। तो फिर उन्होंने वो काम छोड़ दिया शादी के बाद? हाँ, वो छोड़ दी, 7 दादी थी ना। हाँ, और बाकी लोग करते थे? बाकी लोग करते थे। तो जैसे समय के साथ चीज़ें बदली, अब तो जैसे बहुत सारी अवेयरनेस आ गई, और अभी भी जैसे मैं कमाठीपुरा गया या फिर मैंने और 1-2 जगहों पे कवरेज की, तो जब लोग प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते जानबूझ के, या फिर कुछ प्रेम मोहब्बत की बातें हो जाती है, कैसे होता है? मतलब एक होता है ना कि लोगों में अवेयरनेस हो कि नहीं, हमको बच्चा नहीं पैदा करना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी महिला, चाहे वो शादी करके पहली बार जाए या सेक्स वर्कर में जाए, कौन महिला ये कहेगी कि वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती है? मुझे बता दीजिए। मुश्किल से मुश्किल कि पूरे 100 में से आप 4 आना की बात कर ले कि ऐसी 1-2 महिला मिल जाए
जिसको अपने बॉडी से बहुत प्यार है, यार मेरा फिगर खराब हो जाएगा, जो आजकल लोग बोलते हैं। लेकिन मैंने आज तक तो ऐसी महिला नहीं देखी जो ये कहे कि मैं मां नहीं बनना चाहती। तो प्रोटेक्शन तो इसलिए कि ज्यादा बच्चा पैदा ना करे। कॉन्सेप्ट प्रोटेक्शन का तो यही है ना कि ज्यादा बच्चा ना पैदा हो, लेकिन बच्चा तो हो। तो अगर हम 10-20 ना बोल के भी अगर एक घर में 2 बच्चे की भी बात करते तो माँ तो हुई ना, वो लेकिन बच्चा तो हुआ ना उसका। लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा और इसको समझना चाहता हूँ, तो पुरुष कौन होगा? जो ग्राहक कोई है? भी होगा, जो उसकी लायबिलिटी को उस समय उठाएगा वो उसका पुरुष होगा। लायबिलिटी उठाने का मतलब कि जो उसका दिनचर्या का खर्चा स्पेशल तौर पे खर्च करेगा। तो वो कोई भी हो सकता है? कोई भी हो सकता है, ग्राहक भी हो सकता है? ग्राहक भी हो सकता है। और उसको ये जिम्मेदारी खुद लेनी होगी कि वो अपने परिवार में क्या रीजन बताएगा और इनको क्या दे। इनको उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका घर तबाह हो रहा है या क्या तबाह हो रहा है, आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो। ये वो आने वाला व्यक्ति तो सोच समझ के आया है ना। इन महिलाओं को तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको जबरन आपके घर जाके आपको रिझा के बुलाया हो तो ये चैलेंज है कि आप कह सके कि भाई आपने मेरे परिवार को तोड़ा, लेकिन आप तो खुद चल के आ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग आज भी आते हैं और हर जगह है। कमाटीपुरा में भी हुआ होगा, आपको हो सकता है वो नहीं, क्योंकि ये चीज डिस्क्लोज वो नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक तो उनका पूरा इनकम चला जाएगा, उनके फिर सर्वाइवर जो उनको सर्वाइव करने में मदद कर रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। और हमारे भारत में ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है सेक्स वर्करों के लिए। पॉलिसी, कानून की बात नहीं कर रही, पॉलिसी और कानून दोनों अलग चीज है। पॉलिसी की बात कर रही हूँ कि जिसमें जैसे है वृद्धा पेंशन है, छात्रवृत्ति है, या कोई भी चीज का सपोर्ट है, नहीं है ऐसा। इवन जो जैसे इस इलाके में जैसे अगर पेंशन योजना की बात करें तो मैक्सिमम 60 साल के बाद पेंशन शुरू होता है, लेकिन सेक्स वर्करों की कंडीशन ये है कि वो 35 के बाद से रिटायर प्रोसीजर में चली जाती है, तो मैक्सिमम उनको 40-45 में पेंशन चाहिए, जिसकी अगुवाई कहीं नहीं हो रही है भारत में। तो लोग जो अब जैसे जिसने उसके साथ बच्चा पैदा किया, तो क्या वो पूरी जिंदगी उसका टेक केयर करता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो महिला की क्राइटेरिया पे वो खरा रहेगा तो ठीक है। जैसे मान लो कि आपने किसी महिला को अपने लिए चुना कि ये मेरी पत्नी है, आपने उसका पूरा जीवन का खर्चा उठाने की बात करी, लेकिन कुछ समय बाद आप ढीले पड़ गए। जैसे जनरली पति पत्नी के रिश्ते में यही होता है, कमा के देना बंद कर देते हैं। अरे बच्चा मैं नौकरी नहीं, आज पैसा नहीं, आज ये नहीं है, ये यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ आप पैसा नहीं दिए तो आपको बदल दिया जाएगा, क्योंकि वो लायबिलिटी नहीं झेल सकते आपका। आप उठाएंगे तो ठीक है, अगर आपने लायबिलिटी उठाया तो वेलकम है, वो वेलकम करेंगी। अगर नहीं उठाया तो वो आपको हटाएंगे और जो उठाएगा उसको ले लेंगे। फिर उससे भी बच्चे पैदा होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक माँ है जो यहाँ पे सेक्स वर्क कर रही है, उसके अलग अलग बच्चे अलग अलग पुरुषों से? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, होता नहीं, ऐसा ही है। इसीलिए माँ का नाम हम कॉमन रखते हैं यहाँ पे। और जब स्कूल में जाते हैं तो पिता का नाम? पिता का नाम वो लिखा देती है। और बहुत मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड कई बार होता होगा, क्योंकि इसमें कई बार बीमारियां होने की खतरे होंगे, क्योंकि अलग अलग पुरुषों देखिए, के साथ। अगर आप HIV एड्स की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो मैं आपको बताऊं कि भारत में अभी भी आंकड़ा उठा के देखेंगे तो आपको HIV का खतरा जितना सेक्स वर्कर कम्युनिटी से नहीं है उतना सिविल सोसाइटी में है। ये मेरा डेटा नहीं है, आप गूगल पे सर्च करें आपको मिलेगा। नाको का ये डेटा है, जिसमें ज्यादातर अवेयरनेस प्रोग्राम इस इलाके में किया जाता है, लेकिन ज्यादातर सिविल सोसाइटी में HIV पाए गए। नहीं, वो बात सही है। हाँ। मैं उस महिला की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे सेक्स हाँ वर्क में खतरा है involved उनके। देखिए, उनका सिर्फ HIV एड्स ही खतरा है। देखिए, ये इस इलाके में महिलाएं एक ही बात कहती हैं कि बेटा एड्स ना लाइलाज है, वो तुरंत नहीं मारेगा। ज्यादा 20 महीना, 20 साल, 30 साल या 1 साल या 1.5 साल के बाद मेरी कंडीशन पे मारेगा, लेकिन भूख पहले मार देगी। तो अब बताइए क्या इंपॉर्टेंट है, भूख इंपॉर्टेंट है या HIV एड्स? जो HIV एड्स उसको कम मारेगा, उसको बीमारी को भी पता है कि वो कम मरेगी, लेकिन हम जैसे लोगों को नहीं पता कि वो भूख से कम मर जाएंगे। मुझे नहीं पता आज भारत में जितने भी सेक्स वर्कर हैं उनमें से कितने के घरों में आज चूल्हा जला होगा कि नहीं, नहीं मालूम।
लेकिन मुझे पता है कि नहीं ही जला होगा। क्यों? क्योंकि उनका पूरा जो जीवन यापन है उसकी कस्टमर पे डिपेंड है। अच्छा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि उसके साथ ब्रूटैलिटी भी करते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा भी होता है? मतलब आपने देखा अपने आसपास? जैसे जैसे कोई उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने आया और उससे मारपीट करे, उसको धमकाए, हाँ, या तो जैसे जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी में दिखाया गया कि उसको चोट लगा, ऐसा होता ऐसा है? होता है, ऐसा होता क्या हो ही रहा है। क्योंकि देखिए, जो मैंने अभी बताया ना कि पुलिस, प्रशासन, समाज या सरकार, ये किसके हैं? कौन बना है इसमें? सब वही परिवार से निकले हैं जिनको बचपन से सिखाया गया कि सेक्स वर्कर एक गंदी महिला है। यही पढ़ाया गया, आपको ये पढ़ाया गया, मुझे ये पढ़ाया गया कि मैं आपके परिवार या आपके साथ दोस्ती नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक सेक्स वर्कर गंदे परिवार से आती हूँ। ये दो डायमेंशन के लोग हैं समाज में। एक डायमेंशन जो हमको गलत मानते हैं, हमारे पूरे जनरेशन को गलत मानते हैं, मतलब मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, मेरा जो पूरा खानदान है उसको गलत मानते हैं। वो जनरेशन की पैरवी कौन करेगा? स्वाभाविक है कि जो दूसरा जनरेशन है वो करेगा, मतलब दूसरा जो डायमेंशन काम कर रहा है वो करेगा। वो डायमेंशन में बैठे लोग जिसका माइंडसेट ही यही है। अब एक सेक्स वर्कर अगर अपना रिपोर्ट दर्ज, अब तो खैर संविधान में भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, तो अब एक रास्ता बन गया है। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर एक सेक्स वर्कर महिला पुलिस, ये चौकी है ना, चौकी पे आए, अब बोले कि मेरे साथ रेप हो गया, पुलिस वाले उसका रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। क्या कहेंगे पता है? तू तो खुद धंधा करती है, तेरा रेप कौन करेगा? तो इस पे बहुत, भारत में बहुत सारे कानून में बहस भी चले कि पत्नी का भी आप उसके स्वेच्छा के बगैर उसके साथ आप हम बिस्तर नहीं हो सकते। अगर आप उसके साथ जबरन करते हैं तो वो बलात्कारी माना जाएगा। बिल्कुल, आपकी बात ये बिल्कुल 100% सही है कि अगर किसी ने ना कहा और आपने ज़बरदस्ती की तो उसके साथ रेप है, वो चाहे कहीं पे भी हो, और देश का कानून इसको मानता है और कई जगहों पे अब लागू भी होने लग गया। नसीमा, एक बात मैं जब कई जगहों पे इसकी कवरेज करता रहा, क्योंकि अभी बच्चों पे बात हो रही, तो मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आज आप क्या कर रही हैं उस जर्नी पे आऊँगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि हम एक्चुअल में क्यों बैठे हुए और आप क्यों हमें और पूरे देश को इंस्पायर कर रही हैं। मैं कमाठीपुरा में था और मैंने वहाँ पे एक लेडी है, उनका इंटरव्यू किया अंदर जा कर के ब्रोथल में। एज हो जाती है तो सब जानते हैं, फिर वो धंधा नहीं करती, फिर वो एक तरीके से जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि उनका एक होल्ड है, उनकी एक चौल है, उस चौल में 4 लड़कियां हैं, और अंदर तो ऐसी स्थिति होती है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ऐसे छोटा सा एक कमरा है, 10 बाई 10 तो बहुत बड़ा कमरा हो गया, 10 बाई 5 या 5 बाई 8 का कमरा है। उस कमरे में भी बेड ऐसे लगाए जाते हैं, एक ऊपर बेड है, एक नीचे बेड है। मतलब अगर उनके यहाँ धंधा चल रहा है तो हो सकता है कि एक ही रूम में 2 लोग एक साथ सेक्स वर्क कर रहे हो और एक बीच में पर्दा लगा दिया जाता है, या ऐसे ऐसे बॉक्सेस बना के कि वो सर भी उठा के नहीं जी सकती। जैसे बाहरी दुनिया में तो आप छोड़िए, वो अंदर भी सिर उठा के नहीं जी सकती, कितना छोटा है वो स्थिति है। लेकिन वहाँ जो मुझे दर्दनाक बात पता चली, जब उन लेडी से मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ बच्चे कैसे हो जाते हैं, तो बोलते हैं कई बार कॉन्डम फट जाता है, या कई बार प्यार मोहब्बत हो गया, उसमें बच्चे हो गए, लेकिन हम अपने बच्चों को बाहर रखते हैं, यहाँ नहीं रखते हैं। हम अपने बच्चों को, वो पूरा चेहरा ढकी हुई थी, वो बात करने को तैयार नहीं। मैंने उनको कहा कि आपकी मैं आवाज़ चेंज कर दूंगा, आप जैसा कहोगे, आप अपनी कहानी तो पहुंचाओ देश तक। तो उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं, आईपीएस बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा आपके बच्चे को अगर पता लगेगा, तो बोले नहीं पता चलता, क्योंकि हम उसको बता के आते हैं कि हम ऑफिस जा रहे हैं, या अब उम्र हो गई है तो उसका बच्चा जो है वो मुंबई में है तो पुणे में पढ़ा रही है, कि मैं कभी उनसे मिलने जाती हूँ। इस तरह की कहानी से आप गुजरी होंगी, इसको थोड़ा सा आप मुझे समझाइए, बताइए, ताकि बाकी लोगों को, ये जो सेक्स वर्कर के बच्चे हैं, जो आज आप प्राउडली कह रही हैं आई एम द डॉटर ऑफ सेक्स वर्कर, ये बाकी बच्चे भी कह सकें। देखिए, ये मैं जब ये शुरू की बोलना, तो दिल्ली में एक पार्लियामेंट मार्च हुआ जिसमें भारत के अलग अलग जगह के सेक्स वर्कर, ट्रांसजेंडर 8 मार्च के दिन इकट्ठा होकर पार्लियामेंट में मार्च कर रहे थे। उससे पहले महिला बाल कल्याण मंत्रालय के साथ हमारा एक कन्वर्सेशन था, जिसमें अलग अलग स्टेट के सेक्स वर्कर होंगे, और बिहार से चूंकि हम लोग प्रेजेंट कर रहे थे तो सेक्स वर्कर चिल्ड्रन होंगे। तो सेक्स वर्कर चिल्ड्रन की जब भी बात आती है तो मैं वहाँ पे थी, तो
उन्होंने कहा नसीमा तुम बात करोगी। तो जो मैं पहली बार किसी बड़े मंत्रालय के किसी पदाधिकारी के सामने बात करने का मौका मिला, तो जब उस समय रेणुका चौधरी मंत्री थी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जीबी रोड से मिन्नी बाई करके थी, काफ़ी हेल्दी महिला थी, और उनके बारे में मुझे पता चला कि वो पहले इलेक्शन फाइट की थी रेणुका चौधरी जी के साथ, लेकिन वो इसलिए नहीं आगे तक बढ़ पाए क्योंकि जब इलेक्शन चला था उसी दरमियान उनके घरों में आग लग गए जीबी रोड में, इसकी वजह से वो थोड़ा सा डाउन हो गई। इसलिए रेणुका चौधरी उन लोगों का एक बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। तो रेणुका चौधरी जी ने उनसे सवाल किया कि भाई मिन्नी बाई, तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे तो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और तुम कहती हो कि ये पेशा करना है, क्या जरूरत है? जब तुम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो तुम्हें पेशा करने की क्या जरूरत है? तो मिन्नी बाई बोली कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चों की बात आई, तो जब भी बच्चों की बात आती तो मैं नॉक नॉक करने लगती। तो मैंने बोला कि मैम मैं इस पे जवाब दूंगी, मिन्नी बाई जी नहीं देंगी, मैं दूंगी। तो उन्होंने कहा तुम कौन? तो मैंने बोला मैं नसीमा हूँ, मैं बिहार से हूँ और मैं सेक्स वर्कर की बेटी हूँ। जिस मिन्नी बाई से आप बात कर रहे हैं ऐसी मिन्नी बाई पूरे भारत के रेड लाइट एरिया में जोड़े तो मुश्किल से मैक्सिमम संख्या होंगी, मतलब कम संख्या होंगी। जो आपने बोला ना चॉल लीडर बन जाएंगी, उनके अंदर 4 लड़कियां होंगी। तो जो लीडर है वो आप दूसरे भी एस्पेक्ट में देख लीजिए, जैसे नेतागिरी या पॉलिटिक्स में, जो नेता है वो अपने बेटे को कहाँ पढ़ाता है? सरकारी स्कूल में पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता है। सरकारी स्कूल कहाँ पढ़ाता है? विदेश में पढ़ाता है। सेम थिंग यहाँ है। जो लीडर है इस इलाके में वो अपने बच्चे को कभी भी इस इलाके में नहीं डालेगा, वो कहाँ जाएगा? बाहर। लेकिन जो सेक्स वर्कर बहुत पैसा नहीं कमाए, उनका बच्चा कहाँ जाएगा? यही रहेगा। तो कहाँ जाएगा? सरकारी स्कूल में। मैंने उनको बोला कि मैम मैक्सिमम एजुकेशन के लिए 25 साल चाहिए, और उस समय आईटीपी एक्ट बिल के ऊपर बात हो रही थी उनसे। मैंने बोला और आपका एक्ट कहता है कि इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, मतलब जो धंधा जबरन कराया गया वो अमान्य है ना, वो मान्य नहीं है। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो आपका कानून कहता है कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर उस सेक्स वर्कर की कमाई पे निर्भर है तो वो क्या है? गुनहगार है। तो आप क्या कहना चाहते हो ये क्लियर करो पहले पॉइंट। कि 18 साल से मैक्सिमम एजुकेशन के लिए 25 साल चाहिए, तो मुझे 18 साल के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए किसकी कमाई लेनी होगी? अपनी माँ की, जो एक प्रोफेशन में है। तो आप कह रहे हैं कानून ये कहता है कि आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपने डिफाइन नहीं किया कौन नहीं ले सकता ये पैसा। अब तो आप क्या कह रहे हैं कि 18 साल से ऊपर आओ और स्वेच्छा से पैसा कर लो, क्योंकि वो जबरन नहीं होगा। तो जो सेक्स वर्कर के बच्चे हैं उनकी स्थिति ये है कि सभी बड़े स्कूल में पढ़े, ये सत्य नहीं है। दूसरा, जो आप मेट्रो सिटी की बात करें, जैसे कमाठीपुरा, दिल्ली जीबी रोड, आप वहाँ गए भी हैं, देखे भी हैं कि क्या कंडीशन है। वहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं आपको अलग अलग स्टेट की दिखेंगी, और वो जबरन लाइन नहीं गई हैं, वो अपने घर बोल के आई हैं कि जॉब करने जा रही हैं। गलत सर्टिफिकेट, गलत आइडेंटिटी कार्ड दी कि हम ये जॉब कर रहे हैं। आज भी हमारे भारत में बहुत सारी लड़कियां जॉब के लिए जा रही हैं। हम क्या देखते हैं? कहाँ काम कर रही हो? कभी उसके ऑफिस जाके देखे हम लोग? पूछिए, भारत में पूछिए सवाल। जितनी भी बच्चियां काम करती हैं, लेकिन नहीं करते ना, हम छानबीन नहीं करते। हम कहते हैं बच्चे काम करने गए, लड़कियां काम करने गई है। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, लेकिन होता क्या है कि काम तो मिलता नहीं है ना। एक्चुअल में अगर काम मिलता तो भारत में बेरोजगारी होती क्या? नहीं होती। पढ़ लिख कर डिग्री लेके लोग घूमते क्या? नहीं घूमते। तो जो लड़कियां उस इलाके में अपना पहचान छुपा के प्रोफेशन में आई, जैसे आपने बोला ना कि उनके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, और वो अपने घर में एक सिंपल सी महिला है, वहां पे वो सेक्स वर्कर नहीं है, क्योंकि वो छुट्टी लेके घर वापस जाएगी और अपना काम करेगी यहाँ, और वहां पे पैसा भेजेगी। अब मान लीजिए उनके साथ चुनौती क्या है कि कल होके जो दोस्त अपने बेटे का, जिससे वो वहां बैठ के कि मम्मी जी चाय पिला रही हैं, फलाने की मम्मी है, रोहित की मम्मी है, रोहित की मम्मी एक दिन कमाटीपुरा में दिख गई। अब कौन से अखबार में छपेगी उसकी कहानी? क्या छापेंगे? कभी पढ़ा आपने ऐसी कोई स्टोरी? क्योंकि ऐसा कोई स्पेस ही नहीं बना है।
चैलेंज जितने सारे हमारे समाज में एक महिला का सेक्स वर्कर में आ जाने के बाद जो पूरे दायरा फिक्स कर दिया गया कि तुम इनसे बात नहीं कर सकती, ये इनसे बात नहीं कर सकता, वो क्या है? वो एक टैगलाइन के अंदर आप फिक्स कर दिए। मतलब ये रेड लाइट एरिया के बच्चे हैं तो ये इसी के अंदर रहेंगे, इधर अच्छे बच्चे हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि ये अच्छे बच्चे हैं, ये बुरे बच्चे हैं, तो जब आप खुद ही दोनों बात जान रहे हैं, फिर भी आपको ऑब्जेक्शन है क्यों जिंदगी ना जिए? और भारत के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। लिखा है क्या कि वो अच्छे बच्चों के लिए संविधान ये कहता है और बुरे बच्चों के लिए संविधान ये कहता है? कहीं नहीं लिखा। तो सेक्स वर्कर बच्चे होने के नाते जो जलालत बच्चों को झेलनी पड़ती है, माओं को तो झेलनी पड़ी। जैसे मेरी दादी ने स्टैंड लिया कि मेरे साथ जो हो जाए ठीक है, मुझे मरना तो सबको एक दिन है। मेरी दादी ये बात बोलती थी, आज मैं भी ये बात बोलती हूँ, अरे मरना तो एक दिन सबको है, मुझे भी मरना है, लेकिन वो जिंदगी काट के क्यों मरना? मैं दूसरी बात कह रहा था नसीमा आपसे कि वो जो उनकी माँ है, जो महिला है, वो आज भी कैसे भी करके अपना पेशा चला रही, लेकिन वो ये चाहती हैं कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे बढ़ाएं, उनमें वो ललक है। मतलब मैं नहीं समझता कि कोई भी माँ जो इस धंधे में है वो कभी नहीं चाहेगी उसका बच्चा इस नहीं धंधे में चाहिए आए। ना। मैंने अपनी दादी का एग्जांपल दिया ना, वो कहाँ चाहे कि मैं इस प्रोफेशन में तो आऊं। वो मतलब उसकी आंखों में मैं वो चमक, उन्होंने पूरा चेहरा ढक रखा था लेकिन उनकी आंखों में वो चमक देख पा रहा था कि वो चाहती है कि उनका बच्चा जो है वो आगे जा करके बहुत अच्छा करे जीवन में, लेकिन वो ये डरती है कि मेरे बच्चे को कभी पता ना चल जाए कि मैं क्या करती हूँ। हाँ, क्योंकि उन्होंने आइडेंटिटी, देखिए ब्रॉथल जो है वो बच्चे यही पैदा हो रहे हैं। जैसे मैं यही पैदा हुई तो मैंने बचपन से देखा कि दादी ये काम कर रही है, बुआ ये काम कर रही है, खाला ये काम कर रही है, तो मुझे पता है कि ये है। फिर मुझे बताया गया कि मत बोलो, तब मुझे लगा यार ये क्यों नहीं बोलना, ये क्या है, ये क्यों गलत है। तो मुझे समझ में आया कि समाज नहीं मानता। लेकिन मैंने दूसरी बात आपको बताई कि जो मेट्रो सिटी में महिलाएं जाके काम के नाम पे वहां रहती हैं, प्रोफेशन करती हैं, फिर घर आती हैं, उनकी चैलेंज क्या है? वो चाहती है उनका बच्चा डॉक्टर बने। मैंने बचपन में एक केस सुना था, हमारे इलाके में एक लड़का हुआ करता था जी। और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से सिलेक्शन होकर उसका क्रिकेट में सिलेक्शन हुआ था। वो कहानी आज भी मेरे रोंगटे खड़ा करता है। और उसका सिलेक्शन हो गया था, यहीं के स्कूल में उसका सिलेक्शन हुआ और वो लड़का को मौका मिलेगा खेलने के लिए, ऐसा था। वो लड़का आइडेंटिफिकेशन छुपाया हुआ था स्कूल से, बेस्ट चैंपियन था, लेकिन उसके जो एंटी पार्टी वाले होते हैं ना, आपके दोस्त हैं जो आपको अच्छा करते देखेंगे, आपका टांग खिंचाएंगे, तू क्या करता है मैं सब जानता हूँ, तो उसको उसने टोंट कर दिया, अरे तेरी माँ क्या है वो तो पता है ना, इसलिए तेरा सिलेक्शन हुआ। उस लड़के ने वो गेम नहीं खेला, वो वापस आया, अपने कमरे को डोर लॉक किया और जला लिया अपने आप को, आग लगा लिया। आज वो जिंदा नहीं है। अब इस कहानी को नया मोड़ दे देते हैं लोग, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर इस इलाके की महिला जाके कंप्लेन दर्ज करेगी तो बोलेगा अरे पुलिस वाले, अरे तुम्हारे साथ रेप होगा जी, तुम्हारे साथ कौन रेप करेगा? मतलब ये माइंडसेट है। सेक्स वर्कर भी एक वही महिला है, क्योंकि ये स्पेशल कोई धरती नहीं है जहां से सेक्स वर्कर नाम का कोई महिला निकली है। ये हमारे आपके घर से ही निकली हुई है, जिस सच को समाज नहीं मानता। ये बात तो है ना। क्या आपको लगता है कि जो महिलाएं हैं ये कोई दूसरी दुनिया से आई होगी? नहीं ना, ये भी किसी ना किसी की बेटी रही होगी। इसने भी अपने बचपन वैसे ही जिए होंगे जैसे आम बच्चे जिए होंगे, और वहां से वो किसी तरह से मुड़कर अगर आज सेक्स वर्कर बन गई, चाहे वो ब्रॉथल में हो, चाहे वो बड़े मेट्रो सिटी में हो, जीबी रोड में हो, या कमाटीपुरा में, या चतुर्भुज स्थान में हो, कर तो वो सेक्स वर्क ही रही है ना। लेकिन वो ये क्या चाह रही है, उसका सपना क्या है, जो आप अभी बोल रहे थे कि वो चाहती है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने सम्मान के साथ, लेकिन डर इस बात का है कि उसके नाम की वजह से उसका जो अपमान होगा, उसका बच्चा क्या करेगा वो बात की बात है, पहले तो वही मर जाएगी। खैर, ये बहुत ही पीड़ादायी सच है हमारे समाज का। और अगर देखा जाए तो पेशों की अगर बात की जाए तो मैं कोई इसका बहुत हिमायती और ये नहीं हूँ, लेकिन हमने जो पढ़ा है बहुत वर्षों पुराना पेशा है ये, सालों से। और जो तवायफों का इतिहास रहा है, तो पहले तो ये नाचने से लेकर के, और एक बड़ी तहजीब इनसे जोड़ी जाती थी। लोग बेगम हजरत महल के बारे में हम सुनते हैं, वो भी इसी पेशे से आती थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी।
आपने रास्ता बदला, आपके पास दो ऑप्शन था, आप चाहती तो उस पेशे में जा सकती थी क्योंकि वो सबसे इजी गोइंग था आपके लिए, आप खाने का संकट होता, तमाम चीजें थी, आपने कहा कि नहीं मैं ये रास्ता नहीं चलूंगा। आज आप क्या कर रही हैं ये देश को बताना बहुत जरूरी है, ताकि ये पता चले कि वहां से भी बच्चे निकल करके समाज के सामने सिर उठाकर चल सकते हैं और दुनिया की नजर में आंख से आंख मिला के बता सकते हैं कि मैं फलाने जगह से हूं, फलाने मेरी माँ है, लेकिन मैं ये कर रही हूँ। देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं ना, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ा एम है। बड़ा एम क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मकसद अगर छोटा होगा ना तो मजा नहीं आएगा, और चुनौती अगर छोटी होगी तो मजा नहीं आएगा, और आलोचना छोटे होंगे तो भी मजा नहीं आएगा। पहले आलोचना से डर लगता था, लेकिन अब मुझे बड़ा मजा आता है। जब मुझे कोई आलोचना करता है तो मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं बहुत गौर से सुनती हूँ, और मैं उसको ऐसा नहीं कि छोड़ देती, मैं फुलफिल करती हूँ। मुझे लगता है कि वो उन्होंने नॉक किया है तो मेरे अंदर जरूर कुछ बात है। आग तो कहीं ना कहीं लगा दी है मैंने, लगा दी है बहुत लोगों के जेहन में, क्योंकि उनको लगता है अरे यार अब धंधे वाली की बेटी बोलेगी तो बाकियों का क्या होगा। बहुत लोगों के मन में ये ऐसा, बहुत लोगों को ये लगता है यार ये तो होना ही चाहिए, हम साथ है। तो ये जो पूरा मुहिम है मेरे जीवन का कि इस इलाके में चाहती तो मैं भी डॉक्टर बन सकती थी, एडवोकेट बन सकती थी, लेकिन सिस्टम जो एक मैंने देखा वो यही था कि अपनी आइडेंटिटी क्लोज करके। और मुझे ये बचपन से था कि क्यों मैं, अगर आप मेरे फ्रेंड हो तो आप तो पत्रकार बड़े मजे से बोलो यार आपके पिताजी किसान हैं, आपके पिता ये हैं, आपकी मम्मी ये करती, तो आप पत्रकारिता कर रहे हो, मैं क्यों नहीं बोल सकती हूँ। तो बड़ा एक सिस्टम है जिसको हमको पूरी तरह से ये कहना है कि आपको हमको जैसे हूं वैसे एक्सेप्ट करना है। अब इसके लिए उनके सिस्टम में घुसने से पहले मुझे अपना सिस्टम ठीक करना होगा। मतलब आप सामने वाले को बोलो कि आप मुझे एक्सेप्ट करो, पहले मैं तो खुद को एक्सेप्ट करूँ ना, है ना। तो मुझे लगा कि एक्सेप्ट करूंगी तो ही बदलाव होगा। तो ये था कि बहुत सारा काम किया मैंने, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में घुस गई, बहुत सारे लोगों के लिए बात की, लेकिन सवाल ये था कि कब तक। अभी भी ये सवाल है, ऐसा नहीं खत्म हो गया, और कब तक करूंगी। क्योंकि मैंने जो बहुत सारे लोगों के साथ काम किया तो मैंने देखा कि कहते तो सब है कि हम 5 साल में 10 साल में ये बदलाव कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है जी। एक्चुअल में क्या होता है कि वो लोग छूट जाते हैं और वो व्यक्ति का बदलाव हो जाता है। मतलब वो अक्सर मैं बार बार ये कहता हूँ, अक्सर गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते व्यक्ति अमीर बन जाता है और गरीब गरीब रह जाता है। गरीब रह जाता है। तो मेरी दशा ये है कि यार अमीर बनना मेरा मकसद नहीं है। मतलब देखिए, मैं सीधा बात कहती हूँ अपने घर में कि प्रॉपर्टी ले लूंगी तो फिर उसको संभालने का झंझट है ना, अब घर में सारा सुविधा हो जाए उसको पालने का झंझट, तो क्यों ना ऐसा जिंदगी जिया जाए कि आप जब भी नसीमा को याद करें तो लगे कि यार ये दुनिया थी। तो इसीलिए नसीमा बताएं कि हम अभी कहाँ बैठे हैं और हमारी बातचीत कहाँ से शुरू हुई। तो वो जो सपना मैं बोल रही हूँ कि उसको जिंदा कैसे रखा जाए, तो उसके जिंदा रखने के पीछे भी एक कहानी है कि मुझे लगा कि कोई भी चीज को जिंदा तब रखा जा सकता है जो वो सदैव टिका रहे। सदैव जो जगह पे टिका रहेगा वही जिंदा रहेगा। तो सदैव तो कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, सिस्टम जिंदा रहेगा। सिस्टम जिंदा रहेगा ना, आज चाहे आज किसी भी पार्टी में कोई भी चेहरा आ गया हो, लेकिन वो एक सिस्टम के तहत चला आ रहा है ना, एक परंपरा बन गई है उनकी। उसी तरह हमारे व्यवस्था सिस्टम एक बने हुए हैं। जैसे सरकार ने बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, पुलिस चौकी, आंगनवाड़ी केंद्र, हॉस्पिटल, सारी चीज हैं, और हम वोट भी दे रहे हैं और हम नोट भी दे रहे हैं। अब आप बोलेंगे नोट कैसे, तो टैक्स भरते हैं ना जी, चल रहे हैं उसका टैक्स है, बोल रहे हैं उसका टैक्स है, खा रहे हैं उसका टैक्स है, देख रहे हैं उसका टैक्स है, सब चीज दोनों चीज हम ही दे रहे हैं। तो फिर ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी, चूंकि मैं पंचायती राज एक एक्टिविस्ट हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, जनता की है। तो जब मुझे ये समझ में आया कि एक अलग लाइन था नसीमा का, क्योंकि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर और मुझे मेरे कम्युनिटी के लोगों के लिए बात करनी है, और चाहे मुझे कोई बोले या ना बोले, मैं बोल रही हूँ। मैं अपनी सेक्स वर्कर जो माताएं उनको यही बोलती हूँ कि आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। आप कैमरा के सामने आके ये मत बोलो कि तुम मैं सेक्स वर्कर हूँ और आप मुझे सुन रहे हो। नहीं, आप बोलो मैं नसीमा की माँ हूँ, बस बात खत्म। किसकी माँ हूँ? नसीमा की माँ हूँ। नसीमा की माँ, खत्म। इसके आगे आपको कुछ नहीं बोलना। तो उनकी जो ये दुविधा है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इसको बढ़ाएगा कौन?
तो ये एक छोटी सी कोशिश थी, क्योंकि एनजीओ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए अब हम बड़ा सा तो ऑफिस नहीं ले सकते हैं या बड़ा सा बैनर नहीं लगा सकते, तो मैंने अपने घर में ही ये शुरू किया। हमारे मोहल्ले के कुछ बच्चे थे, तो अभी कुछ समय के लिए हम एकदम बंद कर दिए काम वाम। मतलब शादी हुई मेरी, बच्चा हुआ तो मैं रुक गई कि बच्चा बड़ा होगा तो करेंगे। तो जब मेरा बच्चा 8-9 साल का हुआ तो मुझे लगा कि अब रीबैक होना चाहिए। तो यहाँ जब आई तो मेरी दादी, मतलब यहाँ आई वापस अपने ससुराल से, तो दादी मेरी 100 ईयर्स की हो चुकी थी। और चूंकि उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत चीज़ बदला है, तो उनके लिए कंट्रीब्यूट करना मेरा पहला प्राथमिकता था। तो उनको दिन रात वो बच्चे के जैसे, तो उनके साथ मैं अपना बचपन जी रही थी। वो मुझे अभी बच्चा ही समझती थी, ये स्कूल जाओ, स्कूल नहीं गई मैडम मारेगी। तो दिन में क्या था कि 72 घंटे उनके साथ जगना बड़ा टफ हो गया था। तो कुछ महिलाओं को हमने क्या किया कि सिलाई का एक खोल दिया अपने घर में, एक कमरे में, कि तुम सिलाई यहाँ पे करो। एसएचजी समूह बना था, आप यहाँ पे सिलाई करो। तो दिन में महिलाएं आती थी। अब महिलाएं आती थी तो क्या होता था कि उतनी देर वो दादी के साथ भी गप्पे लड़ा रहे थे, तब तो मैं सो लेती थी। उस बीच कुछ बच्चे आने लगे मेरे पास, और वो बच्चे वो ग्रुप थे जिनको देख के मैं आहे भरती थी क्या कि यार कैसे चीजों को ठीक करो, क्योंकि कोई कैरियर नहीं है, गाली बक रहे हैं गंदे गंदे, कुछ भी खा रहे हैं, रात को 12 बजे किसी के साथ भी घूम रहे हैं, किसी भी हालत में रह रहे हैं, कोई भी गलत बात गंदी बात बड़े शौक से इज्जत के साथ बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं कि सामने कौन है। और बड़ा बहुत ही क्या बोले अजीब स्थिति थी। तो जो बच्चे आने लगे, सिलाई वाले ग्रुप के साथ आते 1-2 बच्चे, तो मेरे कमरे में ऐसे झांक के भाग जाते, देखते और भाग जाते। तो मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो आप लोग, क्या देख रहे हो? मैंने कहा वो चाहिए। मैंने बोला क्या चाहिए? मुझे लगा मैं दादी के लिए कुछ रखी हूँ, या खिलौना तो है नहीं मेरे पास। मैंने देखा तो मेरे जो अवार्ड सारे रखे हैं उन्होंने वो उसकी तरफ इशारा किया। तो टेडेक्स में मैंने एक बार बात किया था गोवा में जाके, तो उसका एक बड़ा खूबसूरत मेमेंटो है मेरे पास, मसाल बना हुआ, और उसमें माइक जैसा है। तो उन्होंने कहा ये आपको कहाँ से मिला? मैंने बोला क्यों, तो खरीदा है क्या आपने? मैंने बोला नहीं। तो कहीं मिलता है क्या? हम बोले नहीं। तो आप गाना गाती हैं तो मिला है? हम बोले नहीं। तो कैसे मिला? हम बोले क्यों पूछ रहे हो, हमें भी चाहिए। बस ये मेरा सबसे पीक आवर टाइम था, वो एक किक था, ये पीक टाइम था। मतलब कहता है ना जब आपका लोहा गर्म हो तो वार कर दो औजार बन जाएगा, तो ये मेरा पीक टाइम था। मैंने बोला तुम्हें चाहिए? तो उसने कहा हाँ। कैसे मिलेगा? मैंने कहा मैं बताऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पास बैठना पड़ेगा। उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बैठेंगे। अमली तुम्हारी टोली में कितने बच्चे हैं? बोले 10 लोग तो हैं ही हम लोग। अली जाओ सबको बुला के लेकर आओ। वो दूसरे दिन अपने पूरे टोली को, मंडली को, वही हालत फटी चिटे वाले हालत वाले टोली को बुला के लेकर आई। बोले ये अली है, ये फलाना, ये है। मैंने बोला अच्छा ठीक है जाओ तुम लोग सब अपना नाम लिखो, पेरेंट्स का नाम लिखो, स्कूल गए नहीं गए, छोड़ दिए क्यों छोड़े, सब एक कॉपी में लिख के लेकर आओ। लिखने जानते हो? तो हाँ जानते हैं, जाओ लेकर। अब वो 7 दिन तक गायब। फिर उसमें से एक बच्ची आई, अरे वो तो लोग फाड़ दिया, वो लोग कह रहा हम लोग तो नहीं जाएंगे, तो क्या आप हमारे लिए कर सकते हैं? मैंने कहा तुम्हारे टोली में कितने लोग हैं? तो बोली 5। मैंने बोला ले आओ, हो जाएगा 5 से? मैंने हाँ हाँ हो जाएगा, लेकर आओ। तो बोले कब आऊं? मैंने कहा दूसरे दिन 11 बजे आना। तो दूसरे दिन 11 बजे वो टोली मेरे पास है। तो उस टोली से एक चटाई बिछा के हमने बातचीत की। मैंने बोला कि अच्छा बताओ सुबह से लेकर शाम तक तुम लोग क्या करते हो? तो उसने बोला मम्मी तो रात भर जगी रहती है, तो सुबह 4 बजे सोना होता है, तो हम लोग तो रात भर जगते हैं, दिन में सोते हैं। मम्मी दिन में सोती है, हम लोग सुबह उठ के भाग जाते हैं, तो कुरकुरे खाते हैं, चाय पीते हैं, किसी के घर में नाश्ता बीड़ी चाय जो भी तरह का पदार्थ है वो ला के दे देते, तो वो 100-50 आ जाता है। और अगर नहीं होता तो हम मॉल में जाके भीख मांग लेते हैं। कुछ जगह हम लोग थोड़ा हाथ सफाई भी कर लेते, मतलब ये भी कर लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं। तो मैंने बोला दिन के कितने पैसे खर्च करते हो? तो किसी ने बोला 150, किसी ने बोला 100, किसी ने बोला 500। मैंने कहा भाई तुम लोग के पास तो बहुत पैसे हैं, मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, तो मैं तो ऐसे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करती हैं? मैंने बोला देखो मैं सुबह उठती हूँ तो ब्रश करती हूँ, बाथरूम जाती हूँ, फिर एक्सरसाइज करती हूँ, फिर दादी के साथ फिर दादी को बाथरूम ले जाती हूँ, ये सब करती हूँ। तो उनको लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। दूसरे दिन वो चुपके से सुबह सुबह आए कि सच में मैं वही कर रही हूँ कि नहीं। तो उसने देखा तो उसने बोला नहीं मैं सच बोल रही हूँ। बच्चों ने मुझे जज किया कि मैं जो बोल रही हूँ मैं भी वो कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ।
फिर उन्होंने कहा कि हम कब से आए आपके यहाँ? हम बोले कि 11 बजे ही समय ठीक रहेगा ना? तो बोला हाँ हाँ 11 बजे ही रखिए, 11 बजे हम लोग बैठेंगे। तो 11 बजे से वो 5 बच्चे आना शुरू किए, 5। अब उस 5 को देख के आसपास को लोग बच्चों को लगा एक कुंची करने जाते हो, क्या करने जाते हो? तो बोला कि वहाँ पढ़ेंगे ना तो हम लोगों को बहुत सुंदर सुंदर मेडल मिलेगा। उन्होंने कहा हम लोग को भी मिलेगा, हाँ सबको मिलेगा, आ जाओ। तो ऐसे करके हमारे पास 15 बच्चे हो गए। लेकिन हमारे इलाके में सबसे बड़ा मेरी चैलेंज क्या है कि मैं जो बहुत तगड़े स्वर में सबके सामने बोलती हूँ कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, हमारे इलाके में इसको बहुत खराब मानते हैं। वो मानते हैं कि मैं सबसे बेकार हूँ और मैं ये चीज बोल के लोगों को बेइज्जती करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार ये बच्चे फिर इकट्ठा कर ली और ये फिर शुरू करेगी, इसने फिर शुरू कर दिया, अब तो ये फिर माहौल खराब कर देगी, मतलब मैं माहौल खराब कर दूंगी, तो इनको बच्चों को मना करो इसके पास जाने से। तो उनके पेरेंट्स को उन्होंने बोलना शुरू किया। तो बच्चे आके बोलने लगे दीदी हमको वो तो मना कर रहे, क्या करें? हम बोले तुम देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आओ तो ठीक, ना आओ तो भी ठीक, मुझे क्या लेना देना, तुमको चाहिए ना मेडल, मुझे तो मिल ही रहा है, तुम आओगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं। क्लियर कट था। बोला यार हम लोग को किसी से मतलब नहीं है, हम लोग बोले हम लोग आएंगे, हम लोगों को किसी से मतलब नहीं है, और चलो ठीक। लेकिन मन में एक टेंशन था क्या कि बच्चे हैं ना, बच्चे तो क्या होता है ना कि वो किसी की बात में आ जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स अगर इनको ज्यादा जोर करेंगे या कहीं लेके चले जाए मतलब जो मैंने देखा, जो मैंने आपको अपनी कहानी में बताई कि 8 साल का बच्चा भी जेल जा रहा है, पुलिस रेड होता है तो भागना पड़ता था, तो अगर पेरेंट्स लेके चले गए तो फिर ये सिलसिला नहीं बनेगा। ये मेरे अंदर एक चिंता थी, बेचैनी थी। और सामने वाले जो लोग मेरे खिलाफ जो एक वो उनको ये है कि क्यों बोलती है कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, ये बोलना जरूरी है क्या? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो बारीक सा लाइन है ना सेक्स वर्कर और अदर कम्युनिटी के बीच में, ये पर्दा वो खींच देगी तो वो दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया खत्म होते क्या है कि चीजें अपने आप साफ साफ दिखने लगेगा ना, पर्दे के पीछे क्या है ये आप नहीं सोचेंगे, आपको सब पता कि पर्दे के पीछे क्या है। तो मेरे मन में बहुत बेचैनी थी। उसी बीच हमारे शहर में 2023 सितंबर की बात कर रही हूँ, एएसपी अवधेश दीक्षित आए थे। एक एएसपी आई थी दीपिका सूरी, जिन्होंने मुझे किक दिया। इन्होंने मुझे वो औजार बनाने के लिए मदद किया। तो ये जब मुझसे मिलने आए, इन्होंने गूगल वगैरह पे सर्च किया कि इस जब भी चतुर्भुज स्थान का नाम आता तो कहीं ना कहीं मेरा नाम भी गूगल पे आ ही जाता है। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला ये कौन है, ये बंदी, उनसे मिलना है। तो वो आए इसी इवनिंग के समय मेरे घर आए। तो उनको मैंने दिखाया कि ये सिलाई ग्रुप है और ऐसे दिन में बच्चे आते हैं 11 बजे, तो हम उनको थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। और जुगनू मैगजीन जो मैंने वो जैसे आपको कहानी बता रही हूँ वैसे मैंने उनको बताया, उन्होंने बड़े अच्छे से आराम से समय दिया, उन्होंने 2-3 घंटा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा नसीमा जी मैं क्या कर सकता हूँ मदद? मैंने बोला आप क्या कर सकते हैं? तो उनके साथ कुछ लोग आए थे, सर ऑफिस यहीं पे ले लीजिए, हम लोग रूम दिला देते हैं, यहाँ पे ऑफिस खोल लेंगे, ये सारा। फिर वही सीन होता 2002 वाला। मैंने कहा कि सर ऐसा है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जैसे आपने बोला ना, मैंने बोला नहीं चाहिए मुझे, मैंने बोला मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप अगर मुझे दे सकते हैं तो वो पुलिस चौकी के बगल में जो खाली जगह है वो दे दीजिए। उन्होंने कहा कि उसका क्या करेंगे? हम बोले ये जो एक्टिविटी आप मेरे ये घर देख रहे हैं बहुत छोटे से जगह पे, उसको एक जगह मिल जाएगा, मुझे जगह की जरूरत है, बाकी चीज आप मत दीजिए, बाकी मैं कर लूंगी। तो उन्होंने कहा वो जगह तो बहुत ही गड्ढा है, ये जगह जहाँ आप बैठे हैं, ये पुलिस चौकी कन्हौली नाका बोलते हैं इसको, यहाँ पूरा गड्ढा था जहाँ हम बैठे हैं, ये शहर का जितना बारिश का पानी है यहाँ आता था, तो समझिए कि आप यहाँ बैठ नहीं सकते थे, इतना इतना पानी होता था, ये ऊंचा हो गया। तो उन्होंने कहा कि उसमें कैसे करेंगे नसीमा जी और कैसे होगा? बोले कि थोड़ा सा इंतजाम अगर आप बैठने का करा देते हैं तो हम उसमें करेंगे, मतलब पढ़ाई की बात नहीं थी तब, वो सिलाई ग्रुप की बात थी। तो उन्होंने दूसरे दिन बोला कि जाइए आप पुलिस चौकी देखिए, अगर आपको लगता है हमें बताइएगा, हम कर देंगे। तो मैंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल ये जगह सही है, आप करा दीजिए। तो उन्होंने टेंट लगाया। तो अभी जैसे बारिश हो रही है तो बारिश होना शुरू हो गया, तो मैंने बोला यार बारिश में हम टेंट में कैसे सिलाई करेंगे, सारा मटेरियल हमारा गीला हो जाएगा। तो उन्होंने कहा फिर हम बोले जब तक आप मुझे मजबूत सेट नहीं बनाएंगे तब तक हम नहीं बैठ सकते। तो बोले कि तो उसमें टाइम लगेगा। अरे ठीक है। 28 सितंबर को हमारी बात हुई और ठीक दिवाली के समय 28 सितंबर साल 2023 2023 हमारी मुलाकात हुई और बात हुई। और अक्टूबर यही नवरात्रा के बाद दिवाली के समय, दिवाली के दिन उनका कॉल आया कि नसीमा जी आप बच्चों को भी पढ़ाती है ना? मैंने कहा हाँ। तो बच्चे कब आते हैं? बोले 11 बजे। तो दिवाली का कुछ प्लान है क्या? मैंने कहा हाँ, बच्चों को मैंने दिया बनाने का
काम दिया, सबको बोला है अपने घर से मिट्टी का दिया, ये हमारा अपना था कि हम दिया बना के लाएंगे और खुद से दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि दिमाग में कहीं नहीं था कि कोई आईपीएस आके हमारे साथ दिवाली मनाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर सकते हैं, मैंने बोला आप आ जाइए यहीं पे। क्या नाम बताया तुमका? अवधेश अवधेश दीक्षित। दीक्षित। अच्छा, ऐसे अधिकारियों का नाम जाना चाहिए जी, लोगों बिल्कुल तक। जाना चाहिए। अभी गोपालगंज में वो एसपी हैं अच्छा, और बहुत मतलब पुलिस होने के नाते जो उनका एक देखने का नजरिया ना वो बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि देखिए आप इस इलाके में भी आप सुई में से वो खींच के निकाल लिए, बहुत बड़ी बात है ना। मानवता, हाँ। मानवता जो है ना वो नहीं तो बहुत लोग बहुत कुछ खींच के निकाल लेते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने वो चीज खींच लिया यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए ना, बच्चों को नाका पे लेके आ जाइए। तो मुझे पहले थोड़ा सा मैं सोची, क्योंकि नाका एक ऐसा जगह था मेरे लिए, अभी बहुत अच्छा जगह हो गया ट्रॉमा। हाँ, वो नाका एक ऐसा जगह था मेरे लिए जहां सुन के ही लगता था यार नाका, जहां मुझे मेरे बचपन वापस से रिवाइंड होने लगते थे। वो भागो, पुलिस अंकल को बताओ मैं पढ़ने वाली हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने बोला कितने बजे आना है? तो बोला शाम को 4 बजे अंधेरा होने से पहले। मैंने बोला ठीक है, मैं आती हूँ बच्चों को लेकर। अब मैंने बच्चों को बोला कि चलो दिवाली वहीं सेलिब्रेट करेंगे। तो बहुत सारे के पेरेंट्स को लगा रहे यार नाका पे बुला रही है, क्या बात है, पुलिस वाले दिवाली के दिन उठा के तो नहीं ले जाएंगे। मैंने बोला नहीं, मैं जा रही हूँ ना साथ में, चलो। 2023 की दिवाली, 2023 की 12 तारीख दिवाली की हम लोग यहाँ पे पहली बार इस पुलिस चौकी पे दिवाली सेलिब्रेट किए। रंगोलियाँ बनाई उन्होंने, काजू कतली, मिठाई, चॉकलेट, काजू किशमिश, मतलब समझिए कि पहली बार कोई पुलिस वाला, जिससे डरते थे लोग, जिससे बच्चे देख के मैं खुद भाग रफू चक्कर होने वाली, वो उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। हम रंगोली बना रहे थे बैठ के, दिया सेक्स जला वर्कर रहे के थे। बच्चे। हाँ, कितने दिया बच्चे जला आए रहे थे आपके साथ? 15 बच्चे हुई हमारी टोली। सेक्स वर्कर के 15 बच्चे पुलिस चौकी में आकर के हाँ, जो है रंगोली बना रहे हैं, हाँ। सेलिब्रेट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर। बिल्कुल। और वो एक एक दिया देख रहे हैं, वो सवाल जवाब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नसीमा जी एक बात बोलो, बच्चों में बहुत पोटेंशियल है यार, आप एक काम क्यों नहीं करती हैं, इन बच्चों को जो आप घर पे पढ़ाती हैं यही क्यों नहीं पढ़ा लेती हैं? मैंने बोला हाँ, मैंने बोला नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल मैं कल से शुरू करती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल कल से शुरू करिए, जो बोलिएगा, और जब ये सेट बढ़िया से बन जाएगा ना तब हम सिलाई ग्रुप को ले आएंगे। बस उसी दिन शाम को, दिवाली के शाम के दिन बच्चे आए, यहाँ पे कैंडल वगैरह जलाए। यहाँ पे 5 पुलिसकर्मी थे, और फिर ये जगह यहाँ पे वो टेंट लगा के, छोटे सी दूर में टेंट लगा के, पुआल बिछाकर उस पे चटाई बिछाकर बच्चों को बैठा के शुरू किए। अब पहला दिन, दूसरा दिन, दिवाली के दिन यहाँ पे बच्चे जब आए, आपको मैं बता नहीं सकती, क्लास नहीं था, वो सब बच्चे एकदम डरे सहमे, सबके कान खजूर के तरह करे। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले सामने करे हैं। और सब कोई बच्चे तो रोने लगे, क्यों रो रही हो? पुलिस वाले हैं। अरे तुमको कुछ किया क्या? तो नहीं। तो क्या किए? चॉकलेट खाए हो? हाँ चॉकलेट तो मिला है। तो फिर डरना नहीं है ना? हाँ ठीक है, नहीं डरेंगे। ऐसे करके शुरू हुआ हमारा काफिला 15 बच्चों से। देखिए, सेक्स वर्कर की, डॉटर ऑफ सेक्स वर्कर की कहानी में यहाँ पता चलता है कि कैसे लोग मिलते हैं। ये अवधेश दीक्षित जो हैं 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, आई थिंक यूपी के रहने वाले हैं जी, और बिहार नहीं में राजस्थान के। अच्छा राजस्थान के, सॉरी राजस्थान के रहने वाले हैं, और यहाँ पे जो है पोस्टेड है। क्या कमाल का काम कर दिया उन्होंने। हाँ, तो फिर ये शेल्टर उन्होंने बनवाया? नहीं सुनिए, तो फिर उसके बाद हमने 15 बच्चों से शुरू की। तो उनकी चिंता ये थी कि बच्चे बढ़ रहे हैं कि नहीं, मतलब अच्छा, और बच्चे आ रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा हाँ आप देखिए ना, कुछ दिन ऐसा बढ़ जाएगा ये। बोले मैंने बोला कि बच्चे तो बढ़ जाएंगे लेकिन जगह को ठीक करना होगा, क्योंकि आज तो हम पुआल बिछा के पढ़ रहे हैं, मगर ठंड पड़ेगी, फिर ओस गिरेगा, टेंट कितना टिकेगा इसमें। उनकी भी चिंता बढ़ने लगी। फिर ये सब बाउंड्री कुछ नहीं था, ये जो आप बैठे हैं ये बाउंड्री सब हाफ था, मतलब उधर से इधर देख सकते हैं, ये सेट वेट कुछ नहीं था। तो उन्होंने फिर बात करना, हालांकि वो पुलिस वाले थे, आईपीएस थे, किसी एक को बोलते अरे यार यहाँ पे कर दो तो वो 2 मिनट में आके फटाफट कर। लेकिन उनको मैं एक ही बात बोली कि देखिए ऐसा है कि यहाँ पे जो भी काम करेगा ना, उनको सीधा बोलिए कि पुलिस को देख के काम ना करे, बच्चों को देखिए, नियत से काम करे, कि आप मंदिर मस्जिद में जैसे आप डोनेशन कर रहे हैं आप वैसे यहाँ काम करें। और उन्होंने ठीक वही किया।
उन्होंने कहा था, कह रहे थे कि हम पुलिस वाले इसलिए कह के नहीं काम करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ ये अच्छे काम में हाथ बटा सकते हो तो स्वागत है, आओ खुद करो। तो सोनरपट्टी संघ को उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने पूरा ये टीन का सेट ऊपर दिख रहा है ना, ये इन्होंने कवर कर दिया। फिर हम लोग होली सेलिब्रेट किए, वहां पे बहुत छोटा सा स्पेस था, तो हमारे पास उस समय 25 बच्चे हो गए। 25 बच्चे होने, दिसंबर में हमारे पास 25 बच्चे थे, तो लगा कि यार एक्टिविटी तो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि रोज आओ खेल कूद करो, इससे भविष्य नहीं बनेगा। तो उनको मैंने कहा कि इनको ना हम स्कूल में एडमिशन कराएंगे ताकि हम सिलेबस पढ़ा सकें। तो उन्होंने कहा अच्छा है नसीमा जी, तो आप बताइए कौन से स्कूल में। मैंने कहा मैं पता करती हूँ। फिर यहीं पास में 3 पोखरिया करके एक जगह है जहाँ पे सरकारी स्कूल है, दलित बस्ती में है वो स्कूल। और इस स्कूल में उसकी कंडीशन ये थी कि वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, बच्चे ड्रॉप आउट ही रहते थे। हालांकि वो हमारे इलाके के पास है, लेकिन हमारे इलाके के बच्चे कभी गए नहीं उसमें। एक तो वो बोलते थे कि वहाँ पे वो साफ सफाई नहीं होता है, दूसरा टीचर मिसबिहेव करते हैं, तो ड्रॉप आउट केसेस थे। और हमारे पास जो 25 बच्चे थे उसमें 5 ही बच्चे थे जो रेगुलर स्कूल थे, प्राइवेट। 25 बच्चे जो थे वो ड्रॉप आउट थे। तो हमने कहा कि स्कूल जाएंगे और एडमिशन होगा। तो सभी बच्चे को लेकर हम लोग गए, स्कूल के प्रिंसिपल से बात किया, एडमिशन कराया। एडमिशन के बाद हमने एक स्लोगन तय किया, जो स्कूल जाएगा वो पाठशाला आएगा। और ये पुलिस पाठशाला। हाँ, आप ये जब कहानी, ये इंटरव्यू सुन रहे हैं डॉक्टर ऑफ सेक्स वर्कर की, एक पुलिस चौकी में हम बैठ करके कह रहे हैं आपको, ये बात सही है? जी बिल्कुल। और इसको इन्होंने पाठशाला में बदल दिया है। कई बार पुलिस की छवि हमारे मन में बहुत सारी वजहों से गलत बनती है और कई कारण हैं भी उसके, लेकिन ये एक कारण है जिसकी वजह से हम यहाँ कम से कम बिहार, मुजफ्फरपुर की पुलिस और जो यहाँ पे आईपीएस अवधेश दीक्षित रहे उनकी तारीफ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और आज आपके वर्तमान पास में कितने जो बच्चे लोग हैं? हैं वो भी 150। आज आप 150 बच्चों को पढ़ा रही हैं। जी बिल्कुल। मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं 150 बच्चों की माँ हूँ, और वो सब बच्चे स्कूल जाते हैं। और वो सेक्स वर्कर के बच्चे और सब बच्चों में मजे की बात यह है कि जो बच्चे, मैं सबको सेक्स वर्कर के बच्चे इसलिए नहीं कहूंगी अब, क्योंकि मेरी जो चुनौती थी कि स्कूल में जाके अपना एड्रेस बताना, ये बताना, वो ब्रेक हो गया स्कूल में जाके। ग्रेट। जब स्कूल में गए तो स्कूल वालों ने एडमिशन ले लिया। तो कौन एडमिशन करा रहा था? पुलिस। तो जब पुलिस आपका बाप है तो कोई आपसे आपका बाप का नाम पूछेगा? क्या बात है। नहीं पूछेगा। तो बच्चों को बड़ा कॉन्फिडेंस लगा। तो वो जो दलित कम्युनिटी में जो स्कूल थे, वहां के बच्चों को लगा यार ये कौन से बच्चे हैं, इनका तो बड़ा रुआब है यार, इनके लिए तो पुलिस आ रही है, हम भी लोग जाएंगे इस स्कूल में तो हम लोगों को पाठशाला में लेगा क्या। आए उनके पेरेंट्स लेकर, बच्चे लेकर आए, ये हमारे सहेली है, ये हमारे दोस्त है, इसका एडमिशन कर लीजिए। हम बोले देखिए, उनके पेरेंट्स को हमने बताया कि ये जो इलाका के बच्चे हैं इनके लिए हमने ये खोला है, और कल इस बात से आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी। बोला कि नहीं नहीं, बल्कि हमको तो बहुत खुशी है कि हमारा बच्चा ऐसी जगह बैठेगा जहां हम कभी सोच ही नहीं सकते, और हमारा बच्चा सही रास्ता पकड़ लेगा। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसके बच्चे पढ़ते हैं। ये लाइन जो मैं अपने लाइफ में ब्रेक नहीं कर पाई, वो मैंने ब्रेक किया यहाँ पर। और उसके बाद आज मैं 150 बच्चों की मम्मी हूँ। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मम्मियाँ दूसरों के घर में काम करती हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, और वो इसलिए निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा, देखिए पहले क्या था, पूरे दिन भर मस्ती, रात भर मस्ती, कोई पूछने वाला नहीं। अब क्या है, सुबह 9 बजे स्कूल और शाम को 4 बजे वापस। 4:30 बजते बजते आप देखेंगे हमारा ये ग्राउंड भर जाएगा। बच्चे खुद से क्लीन करेंगे। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं संडे के दिन आया हूँ तो बच्चों से नहीं मिल पा रहा हूँ। पूरा क्लीन करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ढेर सारे वीडियोस आप दे देना, मैं ताकि दिखा सकूं दुनिया को। जी जरूर। ये सारे ये कारपेट पूरा बिछाएंगे, असेंबली लगेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, पुलिस अंकल और जो आरिफ है हमारे जो सबसे बड़ा बच्चा है वो सबको लीड करेगा, और ये पूरा वो बच्चे करते हैं, मैं रहूं या ना रहूं। पुलिस वाले भी पढ़ाते हैं? हाँ, पुलिस पाठशाला है ना, नाम है पुलिस पाठशाला है। अब उनकी चुनौती क्या है? देखिए, अब हम अगर ये बात कह रहे हैं तो बहुत लोग जज्बात में आके कहेंगे अरे पुलिस वाले यहाँ भी करो, लेकिन पुलिस वाले के साथ चुनौती क्या है, उनके भी डायमेंशन को आप समझिए कि कभी भी शहर में कुछ भी हुआ तुरंत फट से सबको ड्यूटी में जाना है। उस समय अब आपका पाठशाला नहीं चलेगा ना, तो आपको क्या करना है वहां पे। हमने क्या किया, हमने उनके साथ एक क्या बोले उसको,
ज्वाइंट एक टीम बना दी कि जब वो नहीं होंगे तब हम होंगे, ताकि बच्चों के बीच में गैप ना हो। वो ड्यूटी भी करेंगे और जब ड्यूटी से उनके पास समय बचेगा तो हमारे बच्चों के भी, तो हमारे बीच में एसएसपी सर जो अभी वर्तमान में हमारे एसएसपी हैं वो भी आते हैं, वो भी क्लास सुशील लेते हैं। सिंह जी। हाँ, सुशील सिंह जी, अभी सिटी सर हैं, कोटा किरण जी, जो भी अधिकारी दीक्षित सर के जाने के बाद हुए हैं, उन सब ने यहाँ भरपूर सहयोग दिया। ऐसा नहीं कि एक, जैसे इस इलाके का एक बहुत बड़ा विडंबना रहा, जैसे मैंने 2 आईपीएस का नाम बताया, एक राजवाला वर्मा और एक दीपिका सूरी। इन दोनों के साथ दिक्कत क्या था कि ये आए, काम किए, ऑर्गेनाइजेशन को दिया, जब गए तो वो शट डाउन हो गया। उनके जाने के बाद उनके प्रमोशन हुए, यहाँ शट डाउन हुआ। वो इस बार हमने नहीं होने दिया, ना दीक्षित सर ने होने दिया, ना मैंने होने दिया। हम कह रहे हैं कि हमने क्या कहा कि ये कंटिन्यू चले, ऐसी व्यवस्था हमको बनानी है। जो नसीमा रहे तो, ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे तो नसीम, बहुत सारी नसीमा आएंगे ना। कमाल, आपने कमाल कर दिया। वर्दी मेन इंपॉर्टेंट है। वर्दी में किसका चेहरा है, वो अवधेश दीक्षित है या कोटा किरण है या एसएसपी सर हैं, कौन है, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमें कौन चाहिए? वर्दी। जिससे डरते थे अगर वही सुरक्षा देने लग जाए तो फिर सुरक्षा नहीं, बहुत बड़ा चेंजिंग है। देखिए, एक होता है कि मैं जब भी इस पे बात करती थी, पहले तो एक ही बात करती कि डंडे की जोड़ पे आप बदलाव नहीं कर सकते। आप किसी को लगातार बोलिए तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, वो आदमी चोर के बाद डकैत बनेगा। वो अच्छा आदमी बन जाएगा क्या चोर चोर बोलने से? लेकिन आप एक व्यक्ति को चोर मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, बोलिए हम साथ हैं, तुम ये मत करो, मैं साथ हूं। आप स्पेस दीजिए ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी रिश्ते में या किसी भी बदलाव में अगर वहां पे स्पेस नहीं क्रिएट करिएगा तो वो बदलाव संभव नहीं है, असंभव भी हो जाएगा वो। क्योंकि वो जो नसीमा थी पीछे में, जो मैंने कहानी सुनाई, उसके पास स्पेस नहीं था। अभी जो नसीमा आपसे बात करी उसके पास अपना स्पेस है। मैं चाहता हूं कि इस नसीमा के पास सिर्फ ये स्पेस ना हो, इससे बहुत बड़ा स्पेस हो और आपके अलग अलग फ्रेंचाइजी खुले। नहीं, फ्रेंचाइजी नहीं, मैं तो भारत सरकार से ये कह रही हूँ। फ्रेंचाइजी की बात मैं दूसरी तरीके से कह रहा हूँ ताकि ये भाषा समझ में आती है कि देश के तमाम जो ब्रोथल हाउसेस हैं, जो जहां सेक्स वर्क होता है, चाहे जीबी रोड हो, चाहे सोनागाछी हो, चाहे कमाटीपुरा हो, वहां पे कोई नसीमा निकले या नसीमा उनकी प्रेरणा बने और उनके बच्चे पढ़ सके। मैं ये कामना करता हूं। और एक स्वतः चले, जैसे कल परसों मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक एडवाइजरी मेंबर भी। अच्छा। हाँ, तो ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये पाठशाला शुरू होने से पहले हुआ। मुझे उन्होंने ही अप्रोच किया। हो सकता है जैसे आपने बोला ना कि आपका प्रोफाइल सब लोग देखेंगे तो आपको अप्रोच करेंगे, तो उन्होंने एक दिन मुझे कॉल आया वहां से, दिल्ली से। तो उन्होंने कहा मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से बोल रहा हूँ और आपका प्रोफाइल हमें मिला है, तो आपका नंबर बहुत दिन से खोज रहे थे, आपसे एक चीज पे राय लेनी है, अगर आप यस कहती है तो हम आपको अपने मेंबर में बना लेंगे। तो मुझे लगा कोई एनजीओ वाले होंगे, और बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के नाम पे एनजीओ चलता है, क्या पता कोई मुझे ऐसे ही फोन कर दिया। हाँ, तो मैंने गूगल पे जाकर उसका नंबर सर्च किया, फिर भी यकीन नहीं हुआ। 2-3 पत्रकार बंधु को बोला कि भैया देखिए ना, इस नंबर से कॉल आया था। उन्होंने कहा कि क्या पूछ रहे हैं? बोले ईमेल आईडी मांग रहे हैं। दे दो, दे दिया। तो उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल चिट्ठी जब भेजा और मैंने उनको यस भेजा और मेरी पहली मीटिंग हुई, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे भी ये कभी कभी ख्वाब जैसा लगता है कि मैं भारत की पहली वो लड़की हूँ जो, एक तो पहला बात कि सेक्स वर्कर की बेटी है, दूसरी बात जिस सेक्स वर्कर को ही लोग नहीं मानते उनके बच्चों को सलाहकार कौन मानेगा। लेकिन आज भारत में ये हो रहा है और मैं एज ए एडवाइजरी मेंबर वहां हूं। अब वो तो एडवाइजरी मेंबर है, ठीक है, वो भी है, साथ में उन्होंने मेरे उस बात को, जो बात मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने उनको पहली मीटिंग में यही बोला कि आपको थैंक यू बोलने आई हूँ मैं, कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। क्योंकि जो ट्रैफिकिंग और सेक्स वर्क का देखने का जो एक पूरा बड़ा लेवल है भारत में, जो मैंने बोला ना, एक बोलता है सेक्स वर्क है, एक बोलता है सेक्स वर्क नहीं है, ये जबरन है, ये दोनों के बीच में फंसी जो एक महिला है, जो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, दीदी भी है, काकी भी है, मामी भी है, ये सब भूल गए। हम कह रहे हैं कि आप जीवन को इतना कठिन क्यों कर रहे हो कि जो सेक्स वर्कर की बेटी है उसके लिए जीना मुश्किल हो गया है। रास्ता ही नहीं दिया आपने, स्पेस ही नहीं बना रहे हो। अब ये जो स्पेस हमने आपको बताया, पुलिस पाठशाला, अब देखिए कितना खूबसूरत चीज बन गया। अब इसमें सरकार का कुछ ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं।
हम आपसे पैसा भी नहीं मांग रहे, हम किसी से नहीं कह रहे कि आप हमें तनख्वाह दो, हम तो बस कह रहे हैं कि एक जगह दो, वो जगह जो सुरक्षित हो, एक जगह जहां पे कोई किसी को जज ना करे तू किसकी औलाद है, एक जगह जहां पे कोई ये ना कहे कि तू क्यों आके यहां बैठा है। अब ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बना, अब ये पुलिस चौकी में आप 10 बजे आइए, आपको 10 बजे यहाँ 25-30 महिलाएं काम करती मिलेगी, सिलाई का काम, सिलाई मशीन भी लगे हुए यहाँ पे, वो सिलाई करेंगी, 4 बजते बजते बच्चे आएंगे, उनको बोलेंगे अब आप जाइए, आपका टाइम खत्म, वो अपने घर जाएंगी महिलाएं और बच्चों का क्लास शुरू हो जाएगा 7 बजे तक। यहाँ पे वो सारे एक्टिविटी चलते हैं, प्लस पुलिस अपना काम भी कर रही है। अब हमारे कुछ जो यहाँ के लोग हैं जिनको आज भी ये काम हजम नहीं हो रहा है, पता है वो क्या बोलते हैं, बोलते पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, जब आपके पास पुलिस सही में काम कर रहा है और आपको वो काम करके दे रहा है जो उसका काम नहीं है, तो आप पुलिस के बारे में कंप्लेन कर रहे हो। और जब पुलिस काम नहीं कर रही थी तो वो आप कह रहे थे काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके मतलब का काम नहीं हो रहा है। मैं एक बात आपको बताऊं नसीमा जी, ये मेरा जिंदगी का शायद ऐसा पहला इंटरव्यू होगा जिसमें मैंने सबसे कम सवाल पूछे हैं, कि आप इतनी अच्छी ओरिएटर हैं और इतने अच्छे तरीके से सब बता रही ना, शाम से रात हो गई पता नहीं चला, लाइट जल गई और हम बैठ के सुनते गए, ऐसा लग रहा था जब सब कुछ आंखों के सामने गुजर रहा था, और मतलब मन में बार बार यही आ रहा था कि ये बदलाव होना चाहिए। आप जो काम कर रही हैं ना, मेरी ऐसी गट फीलिंग कहती है, आप इसको भी लगेगा कि ये कैसी बात कह रहे हैं, आपका काम ऐसा है कि इसी जीवन में आपको आगे चल के पद्मश्री पद्म भूषण जैसे अवार्ड मिलने चाहिए, इस तरीके का काम है आपका। आप जिन हालातों से लड़कर, जिन मुश्किलों से भिड़कर यहाँ तक आई हैं, वो कल्पना से परे है उस जर्नी को तय करना। अब जब हम लोग अब इसको कंक्लूड करने वाले हैं बातचीत को, मैं 2 चीज़ें जानना चाहूँगा। दूसरा सवाल आपसे पर्सनल जुड़ा हुआ है, लेकिन पहला सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, अब नसीमा का ख्वाब क्या रह गया है? ये कर लिया, चतुर्भुज स्थान मुजफ्फरपुर के बच्चों को निकाल लिया, पढ़ा रहे हैं, और भी बच्चे जुड़ेंगे, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? देखिए, मैं एक बात आपको शुरू में बोली थी कि एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह कि आपको रेड लाइट एरिया के हर घर के महिलाएं, जो सेक्स वर्कर महिला हैं, उनके बच्चे बेबाक बोलते हुए मिलेंगे, भागेंगे नहीं। ऐसा मेरा ख्वाब है कि उनके सामने वो चुनौती ना, क्यों मैं डरूं, क्यों छुपूं, क्यों ऐसा करने के लिए मम्मी बोल रही है, आखिर पुलिस अंकल या पुलिस वाले से मुझे क्यों छुपना है, क्यों भागना है। वो जो 8 साल 9 साल का बच्चा एक फ्रीडम वाली, जैसे मैं भारत में बोलती हूँ कि बचपन बचाओ की बात आप करते हो, तो सेक्स वर्कर के बच्चों का बचपन कौन बचाएगा? तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ख्वाब है कि हमारा भारत ऐसा हो जहाँ सेक्स वर्कर के बच्चे जो अपना जीवन खुल के जीना चाहते हैं ना, उनको वो मौका मिले, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, बिना किसी जजमेंट के कि तू किसकी औलाद है। और इसको रोका कैसे जाएगा? जो ट्रैफिकिंग होती है उसको, उस पे भी तो आप नजर पड़ती होगी। देखिए, ट्रैफिकिंग ये सत्य है, होता बिल्कुल है। ट्रैफिकिंग एक ऐसे ही भारत में, क्या कहें, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा श्राप है। और दुर्भाग्य क्या है, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो बॉडी पार्ट्स की हो, किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग, वो अनैतिक है, नैतिक तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन ट्रैफिकिंग का जो गर्ड्स है ना, वो बहुत पावरफुल है। मैं अपने लाइफ में 5-6 केसेस ऐसे निकाली हूँ जिसमें ट्रैफिकर के साथ रूबरू होना पड़ा मुझे, बहुत सारे गालियाँ, बहुत सारे धमकियाँ, बहुत सारे ये सुनने पड़े। लेकिन मैं बस एक ही बात कहती हूँ कि मुझे वो क्या कहते हैं, छोटी सी मक्खी बन के नहीं मरना, मरूंगी तो बिरनी बन के मरूंगी। बिरनी समझते हैं ना, वो पीली वाली जो ततैया होती है, वो कि काट के मरूंगी। आप जिसको ऐसे इस देसी भाषा में कह रही हैं, ऐसे इसको लेकर के जो एप्पल के सीईओ रहे और स्टीव जॉब्स, वो ये कहते थे कि मैं दुनिया से जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा कि चला गया, एक डेंट करके जाऊंगा। हाँ। एक मार्क छोड़ के जाऊंगा। हाँ। तो मैं वो ततैया वाली बात बोलती हूँ कि मैं मक्खी नहीं, मैं ततैया बनना चाहती हूँ, डंक मारूंगी जरूर, है ना। तो ये जो डंक मारने वाली बात है ना, ये पूरे भारत में जो ट्रैफिकिंग का गर्ड है, इसको कैसे खत्म, सेक्स वर्कर की लाइफ से कैसे हटा सकते हैं। जनरली जब भी ट्रैफिकिंग की बात होती है, पहला टारगेट एरिया रेड लाइट एरिया होता है, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि ट्रैफिकर यहीं होते हैं। ठीक है, अब ट्रैफिकर यहाँ होते हैं, ये बात हम कहते हैं, मगर
कभी ट्रैफिकर को आपने अरेस्ट होते देखा है? बताइए, अगर कोई जानते हो तो। बहुत कम। आपने सिर्फ उन्हीं को देखा है जो महिलाएं हैं। आपने कभी ट्रैफिकर को देखा? ट्रैफिकर का फेस क्यों क्लोज किया जाता है? मैं कहती हूं आप उसको ओपन करो ना, ताकि दूसरे को पता चल जाए यही बेटी बेचते हैं, यही व्यक्ति है जो बेटी को बेचता है। आप उसके आइडेंटिटी को क्लोज कर देते हो। वहां पे तो आप कहते हो ह्यूमन राइट्स आ गया। तो अब एक बात बताओ, जिस चीज को आप इतना ढक के उसका विरोध कर रहे हो, एक जगह डंडा चला के उसको कभी खत्म करना क्या आसान बात है? नहीं है। लेकिन मैं रेड लाइट एरिया में बैठ के ये बात कह रही हूँ कि हो सकता है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब पॉसिबल है। कैसे? अब देखिए, यहाँ पे जब मैंने शुरू किया, जैसे मैं अपने जीवन से बात करूं कि एक नसीमा ने बोलना शुरू किया, आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। मेरे घर में मैं एक ऑप्शन थी अपने घर में इस प्रोफेशन में आने के लिए, रुक गया, मैं रुकी, मेरा जनरेशन रुक गया। मतलब आने वाले पीढ़ी में और अब आने वाले पीढ़ी में सेक्स वर्कर में कोई होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ये पूरा क्लोज्ड हो गया। तो ट्रैफिकिंग क्लोज्ड, सेक्स वर्क क्लोज्ड, ट्रैफिकिंग क्लोज्ड। लेकिन अगर ट्रैफिकर यहाँ का नहीं है तो हम उसको भगा सकते हैं। कैसे? अब जैसे यहाँ पे अब 150 बच्चे आ रहे हैं ना, सब इन्हीं के घर से आ रहे हैं, निकल के आसपास के इलाके के बच्चे आ रहे हैं। वो ट्रैफिकर कहाँ छुपेगा? इन्हीं इलाकों में किसी न किसी के घर में छुपेगा ना। एटलीस्ट जो पुलिस पाठशाला के बच्चे हैं उनको तो पता है ना कि ये गलत है। तो सांप भी मर गई, लाठी भी नहीं टूटी। क्या बात। तो पुलिस अगर ये चीज को जनरल कर दे, मतलब मैं पूरे भारत में कहती हूँ, NHRC को भी कह रही हूँ कि आप एक ऐसा नाम लाइए कि हर ब्रॉथल में एक पुलिस पाठशाला हो। क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे, समझदार होंगे, और जैसे ही कोई लड़की बच्ची कम उम्र की लाई जाएगी, जबरन वाला होगा, अपने आप आपको पता वो चल बताएगा, और वो खुद डाइवर्ट हो रहा है ना। और तब आपको वैसा छापा भी नहीं मारना पड़ेगा कि पूरे उसमें भगदड़ मचे, लोग भागे। आपको पता होगा कि इस जगह पे आप पिन पॉइंटेड जगह पे जाए। बिल्कुल। अब पहले जैसे मैं जब पैदा हुई, मैंने अपनी कहानी आपको बताई, मेरे समय में दादी को उठ के मुझे 2 बजे रात बताना पड़ता था, पढ़, ताकि पुलिस वाले को पता चले कि तू पढ़ने वाली बच्ची है। आज पुलिस वाले खुद उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको 2 बजे रात को उठ के पढ़ना पड़ेगा? नहीं, बल्कि अब इस गली से हमारे पुलिस वाले गुजरते हैं तो आपको पता है बच्चे क्या कहते हैं? जय हिंद सर। अब वो नसीमा जो जय हिंद का शब्द भी ए भी नहीं जानती थी, अब हमारे जो बच्चे हैं वो जय हिंद बोलते हैं। सोचिए कि दुनिया कैसे बदल गई, यहाँ की छोटी सी दुनिया बदल गई। तो ट्रैफिकिंग क्यों नहीं बदलेगा? लेकिन वही है ना कि हम नहीं देख रहे हैं ना। और सेम ये चीज ऑर्गन ट्रैफिकिंग पे भी लागू हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा कि जब एक बच्चा अपना डायरेक्शन खुद चेंज करेगा। और हम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में आप पूछेंगे कि नसीमा जी आप सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, तो मैं बिल्कुल कहती हूँ कि मैं नहीं पढ़ाती। ये बात अवधेश सर भी कोट करते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन हर गली के एक नुक्कड़ और चौराहे पे आपको मिलेगा। शिक्षा आज के डेट में आपको हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे मिलेगा। लेकिन नहीं मिलेगा वो क्या है पता है? शायद आप सब लोग जानते हैं लेकिन समझते नहीं। इन्वायरमेंट, वातावरण नहीं है। वातावरण निर्माण करना बहुत जरूरी है। और हम क्या कर रहे हैं? हम एनवायरनमेंट बना दिए। जो स्कूल जाएगा वो पाठशाला आएगा, तो मतलब स्कूल जाना कंपलसरी। क्यों? क्योंकि पाठशाला में आना है। पाठशाला नहीं आएंगे तो किसका नुकसान होगा? उसका होगा। तो ये जो इन्वायरमेंट है, इसको अगर आप पिंच करेंगे तो आपको बहुत स्लोली जाना पड़ेगा। अब हम ये कहेंगे कि देखिए हम 2 दिन में ये सब बदल देंगे और कल वो कैसे समाज से बच्चे निकलेंगे। नहीं, ये झूठ है, सफेद झूठ है। चाहूं, जैसे आपने बोला ना कि बहुत सारे लोग डोनेशन देंगे, मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, मैंने बोलती हूँ कि नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज आप अगर डोनेशन मुझे दे रहे हैं या पैसा दे रहे हैं तो आप उसका क्रेडिट मांगेंगे मुझसे कि नसीमा क्या खर्च किया बताओ। अभी मैं मांग रही हूँ, दोनों में कितना फर्क है। क्या बात है। बहुत ही अद्भुत बात आपसे करके मुझे लगा, इतना अच्छा लगा मैं बता नहीं सकता है। जैसे लग रहा है कि कोई टीचर लर्नर को बता रहा है और मैं समझ रहा हूँ, आपकी दुनिया में दाखिल हो रहा हूँ, उसके उतार चढ़ाव को समझ रहा हूँ। और अच्छी बात इस बातचीत की मुझे ये लगी कि आपने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाई, आपने प्रॉब्लम से लेके सॉल्यूशन तक की एक यात्रा, एक जर्नी पिछले 1.5 घंटे में कराई। और जो दर्शक इसको सुनेंगे, मैं
गुजारिश करूंगा कि उनको पूरा तफसील से सुनना चाहिए। मैं आपको एक और बहुत रोचक बात बता रही हूँ कि मैं बच्चों को सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं चेंज कर रही हूँ, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की भी प्लानिंग है। अब आप सोचेंगे कि आर्थिक रूप कैसे आ गया, आर्थिक मतलब पैसे से। अभी जस्ट हम लोगों ने ये शुरू किया, मैं चाहती हूँ कि भारत में स्कूलों में भी ये लागू हो। पता है क्या कि जनरली आप भी पढ़ के निकले होंगे, जो सुन रहे हैं वो भी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या आपके पास अपनी कोई पूंजी थी जब आप पढ़ के निकले थे? तो आपके जेब में पॉकेट मनी मिलती थी, स्कूल जाते वो थे, पूंजी नहीं, आपकी खुद की पूंजी, खुद की कोई पूंजी नहीं थी, कोई पूंजी नहीं थी। और बचपन में सबके पास गुल्लक रहा होगा। 5 रुपए मिलता था, दादी मेरी 5 का जो सिक्का, हम लोग बुड्ढा बोलते थे, 5 अच्छा, का तो बुड्ढा। मुझे ये बताइए वो गुल्लक कितने दिन तक चला? कुछ दिन तक चला, फिर कुछ दिन मतलब जैसे 2-4 महीने रहा, फिर भर जाता था, फिर फोड़ देते थे, फिर नया उससे बड़ा गुल्लक लाते थे। फिर रुक क्यों गया, क्यों छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिया? हाँ, ये तो थोड़े बड़े हो गए होंगे, थोड़े पैसे मिलने लग गए होंगे, सिक्कों से ज्यादा अब नोट में चमक दिखने लग गई, मतलब आपको लगा कि वो गुल्लक से काम नहीं चलेगा, ये बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ लेकिन गुल्लक बड़ा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बोलिए, हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, अगर उसको उस ढांचे से अलग कर दिया जाए, उसका आकार दूसरा बड़ा दे दिया जाए। नहीं, तो हम कह रहे हैं कि गुल्लक आपका बड़ा हो जाएगा। हम अपने बच्चों को कह रहे हैं कि जैसे हमारा सपना, आपका भी सपना और सुनने वाले का सपना नहीं सच होगा, उसका गुल्लक बड़ा नहीं हुआ, इसीलिए 1-2 महीने 3 महीने या ज्यादा से साल 1.5 साल के बाद गुल्लक परंपरा एक बच्चे के जीवन में आप मैक्सिमम देखिए वो खत्म हो जाता है। जी, एक क्रेज होता है, फिर वो झट से खत्म बिल्कुल। होता है और फिर हम वही स्थिति में आ जाते हैं, यार हमारे पास कोई बचत नहीं है। ये बात तो सही है आपकी कि गुल्लक खत्म हो जाता है, गुल्लक खत्म हो जाता है और हमारा वो धैर्य भी खत्म हो जाता है। जो एक पेशेंस, गुल्लक का मतलब एक पेशेंस को जमा करना, और वो पूंजी की शक्ल में आएगा। तो हमेशा बचपन में सपना क्या होता है कि हम इस गुल्लक को इतना बड़ा कर लेंगे कि दुनिया की वो चीज जो हमें पसंद है ना वो सब खरीद ले। ऐसा ही सपना होता है ना कुछ। लेकिन जब 1-2 बार गुल्लक फूटता है तो लगता है यार ये तो झूठ बात है। कोई चीज नहीं खरीद पाए, इसमें से एक ही चीज खरीद पाए यार। खरीदना 10 चीज था, खरीदे एक चीज। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो पुलिस पाठशाला के बच्चे हैं, जो कि हम लोग पुलिस पाठशाला में ही कर रहे हैं, उनका गुल्लक भरा भी होगा और वो अपने सपनों की चीजों को भी खरीदेंगे। अब ये कैसे वाली बात ही बड़ी मजेदार है। तो हम बच्चों से बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मैक्सिमम एक बच्चा, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो कोई भी काम करता हो, उनके पेरेंट्स 10 रुपए तो मैक्सिमम वो खर्चा कर ही लेता है, एक दिन में खा ही लेता होगा, है ना? 10 रुपए, यहाँ तो 100 150 रुपया मामूली बात है, लेकिन 100 रुपए मान लीजिए, 10 रुपए मान लीजिए, तो महीने का कितना हुआ 10 रुपए के हिसाब से? 300 रुपए। 300 रुपए हम बच्चों को कह रहे हैं कि हमें 300 रुपए नहीं चाहिए, हमें उसमें से 50 रुपए चाहिए। ठीक है। अब 50 रुपए क्यों चाहिए? आपको एक अपने पाठशाला के गुल्लक में डालना है। वो गुल्लक में एक बच्चा 50 रुपए डालेगा तो साल का कितना हुआ? 600 रुपए। 600 रुपए को में हम 500 रुपए का, उसका 100 रुपए उसका हम हर साल रोक के रखेंगे रिवॉल्विंग फंड बनने के लिए, और वो 500 का उसके बर्थडे के दिन उसको हम एफडी देंगे, जो 18 साल 20 साल या 15 साल का। अगर मान लीजिए वो बच्चा 15 साल का है और हम 10 साल या 15 साल का और दिए, तो 30 साल बाद जब वो पढ़ के निकलेगा, अपनी डिग्री कंप्लीट, मैक्सिमम एजुकेशन 25 में बोल ही रही हूँ, 25 के बाद जब वो निकलेगा तो उसके अकाउंट में मिनिमम एक पूंजी होगी, 60-70 हजार मान लीजिए, या उससे ज्यादा वो पूंजी उसकी खुद की होगी जो बैंक उसको क्रेडिट करेगा। जनरली जो हमारे पास नहीं होता। बहुत ही कमाल है, बहुत ही अद्भुत काम है। और इस जानने सुनने के सफ़र में मैं यही कामना करता हूँ कि आपका कारवां ऐसे बढ़ता रहे और बिहार के असली बाहुबली, असली बलवान आप जैसे लोग हैं जो सिर्फ ना अपनी तस्वीर बदल रहे हैं और बल्कि बाकी समाज की भी बदल रहे हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आखिर में मैं बता देता हूँ, नसीमा जी ने लव मैरिज की है और ये राजस्थान की बहू है। राजस्थान में मेरे बहुत सारे दर्शक हैं, वो देखते हैं। और इन्होंने, जो इनके हस्बैंड हैं वो इंटर कास्ट नहीं है, इंटर रिलीजन है। हाँ जी। और दोनों लोग बहुत ही प्यार से राजस्थान के एक शहर है झुंझुनू, वहाँ रहते हैं। इनके पर्सनल जीवन की कहानी फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आपका लव मैरिज जो हुआ है
उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें तो फिर बता सकती हैं, फिर मैं क्लोज करूंगा। देखिए हमारी लव मैरिज वो वाली लव मैरिज नहीं है कि कोई कसमें वादे वाली बात थी। ये था कि गिटार उटार बज रहे थे? प्रपोज नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। प्रपोजल था उधर से, लेकिन मेरे तरफ से एक्सेप्ट इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने उसको होल्ड पे इसलिए रखा था। बहुत सारे लोगों का प्रपोजल था, लेकिन होल्ड पे इसलिए रखा था क्योंकि मुझे एक बात की जो क्या बोलते हैं उसको, सुनिश्चित करना था कि क्या जो व्यक्ति मेरे साथ आने के लिए तैयार है या मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार है, क्या वो मेरे इस पहचान को एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए मेरे तरफ से बहुत रुकावटें थी मेरे तरफ से। हालांकि मैं जब चाहती तो प्रेम विवाह इतनी बड़ी बात नहीं है किसी से करना, आप एक दूसरे को पसंद करते हो बस शादी कर लो, इतना बात काफ़ी है। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था और आज भी लगता है, मैं आज भी बोलती हूँ उसको, कभी भी बोल देती हूँ अपने ससुराल में कि देखो आज भी ना समझ में आए तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैं जो अपने लाइफ को वक्फ कर दी हूँ, मतलब मैंने अपने लाइफ को दान कर दिया है अपने उस आइडेंटिटी के साथ। मतलब मैं किसी व्यक्ति विशेष को दान नहीं की हूँ, मैं एक टाइटल को दान की हूँ, आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, जिसको मैं बदल नहीं सकती हूँ, नहीं करने दे सकती किसी को। तो मैं भले किसी की पत्नी बन जाऊं, भले किसी बच्चे की माँ बन जाऊं, वो सब चलेगा, लेकिन इस चीज को कोई टच नहीं कर सकता। तो ये मेरे लिए, मेरे लव मैरिज में ये बहुत मजबूत ये था। इसीलिए मैं पहली लड़की हूँ जो शादी से पहले अपने ससुराल विजिट की, वो भी राजस्थान, जहाँ महिलाओं का एक अपना पर्दा प्रथा है और शादी तो सब से जगह ही लगभग लेकिन वहाँ पे एक जो अब मेरी में सासू माँ से आप मिलेंगे तो वो आपको एक घूंघट में मिलेंगे। अच्छा। और मैं ऐसे ही मिलूंगी आपसे। तो और ऊपर से मैं मुस्लिम और वो हिंदू, तो वो जो एक सवाल जवाब था धर्म बदलने की या बाकी चीज, तो मैंने बोला मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, आपको बहू मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। तो आप अपनी प्रैक्टिस फॉलो करते हो अपनी? जी बिल्कुल, वो पेशे से एडवोकेट है और मेरा एक बेटा है, अब वो केबी में पढ़ता है और वो भी स्वतंत्र है, जो प्रैक्टिस करना चाहे। बिल्कुल, उसके लिए दो चीज, जनरली माँ बाप बच्चों का कैरियर और लाइफ पार्टनर चुनने की आज़ादी देते हैं, लेकिन मैंने अपने बेटे को उसको धर्म चुनने की भी आज़ादी दी है। वो बड़ा होकर कौन सा धर्म फॉलो करेगा ये उसके लिए। कमाल। तो नसीमा जी से ये पूरी बातचीत आप लोग को कैसी लगी? मुझे लगता है आप कमेंट करके बताएंगे ही, और न्यूज़ पिंच की ये सीरीज़ बिहार बलवान को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और ये सिर्फ बिहार की बलवान नहीं है, पूरे भारत की बलवान है, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का काम कर रही हैं और ये इनकी कहानी में कई सारी सीख है। आप अगर अच्छे ऑब्जर्वर होंगे तो वो सीख अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि कई बार हम हालातों का रोना रोते हैं, कई बार हम तकलीफ़ों को देख के डर जाते हैं और हमारे जज्बात टूट जाते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि जो कोई इस परिवेश से निकल करके इतना अच्छा कर सकता है, तो तुमको कौन सा बहाना है भाई, तुम भी कर सकते हो। ये सिखाती हैं। और मैं पूरी न्यूज़ पिंच, हमारी जो फैमिली है, मैं अपने दर्शक हैं, वो उनकी तरफ से ये कामना करता हूँ कि आपकी पाठशाला के बच्चे बड़े हों, IAS IPS कलेक्टर बने और ऐसे ही किसी जगह पोस्ट हों, और ये ऐसी पाठशालाएं देश के तमाम इलाकों में खुल जाए जहां से उम्मीदों के तमाम रोशनदान खुलते हैं कि वो जो 10x5 या 4x5 का अंधकार कमरा है, उसके अंदर भी रोशनी दाखिल हो सकती है। ये दुआ, ये कल्पना हमारी है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और कैमरे पर ये सब कुछ दर्ज कर रहे थे हमारे साथी तौफीक, और उनका साथ दे रहे हैं सत्यम। ज़रूर बताइएगा ये बातचीत और ये सीरीज़ कैसी लग रही है। शुक्रिया।